सभी का मलखाम कट्टा पे और एक बार स्वागत है। हमने पिछला अपना मलखाम कट्टा का सेशन 28 जून 2020 में किया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था, फोन किया था और उन लोगों को और कुछ मलखाम के बारे में जानना है। उसी कुछ अलग सोच लेके अभी हम लोग मलखाम कट्टा श्री पालेश्वर रामचा यूट्यूब चैनल लाइव पे हम लोग आ रहे हैं। आज के दिन एक अलग सा विषय लेके हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे खेल इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं, वो सिर्फ मलखाम वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो और कुछ अलग अलग टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो हमारे खेल में जिस चीज की मुझे कमी लग रही है मुझे खुद को, वो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमको थोड़ी कम जानकारी है कि खिलाड़ी ने क्या खाना चाहिए, कभी खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कौन से एज के बच्चों ने कितना खाना चाहिए। हम लोग को थोड़ा उसकी जानकारी कम है, इसके लिए हम लोग उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके साथ ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मानस शास्त्र, मानस सॉरी स्पोर्ट्स क्रीड़ा मानस शास्त्र के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाली है। आजकल सब चीज एक कोच कर रहा था और वो अच्छे कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास इतने टैलेंटेड लोगों की अगर एक टीम अगर हमारे पास मलखाम के पास होगी तो खिलाड़ी आगे जाके बहुत ही अच्छी तरह से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है और लंबे समय तक कर सकता है। इसलिए मैं आज जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो लोग हमारे अतिथि के लिए हमारे आज मलखाम कट्टा पे आए हुए हैं, उनके बारे में पहचान करने के लिए मैं आज हमारे दोस्त मलखाम कट्टा पे आमंत्रित किया हूँ श्री कल्पेश यादव। वो खुद राष्ट्रीय मलखाम चैंपियन है। महाराष्ट्र शासन ने उनको शिव छत्रपति पुरस्कार दिया है। तो मैं कल्पेश को विनंती करता हूं कि आज के जो हमारे दो अतिथिगण हैं उनके बारे में जानकारी दें। कल्पेश। धन्यवाद गणेश सर और सबको मेरा नमस्ते। मैं आप सबको आज ऐसी दो खिलाड़ियों का परिचय कराने वाला हूं जो कि अपने अपने खेल में चैंपियन तो है ही, परंतु अभी वो सभी खेलों के लिए महत्वपूर्ण ऐसी शाखाओं में कार्यरत है और अपने अपने कार्यक्षेत्र में इन दोनों ने ही महारत हासिल की है। इन दोनों को ही महाराष्ट्र शासन का श्री शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त है 2007 और 8 साल के लिए। आप दोनों का ही हमारे मलखम कट्टा में हार्दिक स्वागत है। हमारी पहली अतिथि है श्रीमती अमृता कारखानीस देशमुख। इन्होंने अपनी पढ़ाई अप्लाइड साइकोलॉजी में की है और इन्होंने मास्टर डिग्री की है अप्लाइड साइकोलॉजी में, और ये रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग और वैसे ही ट्रायथलॉन में नेशनल चैंपियन रह चुकी है। इनका एक निजी फर्म है विक्ट्री मैप नाम का, जिसके अंडर ये साइकोलॉजी का मार्गदर्शन करती है खिलाड़ियों को। सो आपका स्वागत है अमृता जी। और हमारी दूसरी अतिथि है श्रीमती अपूर्वा सुर्वे। अपूर्वा जी रोप मल्लखम्ब की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है और वो मल्लखम्ब की अंतर्राष्ट्रीय जज भी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इनको भी शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार महाराष्ट्र पिछले 22 रन, और ये एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है और पिछले 10 सालों से ये एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही है। तो आपका भी स्वागत है अपूर्वा जी। धन्यवाद। थैंक यू कल्पेश जी। मैं कल्पेश, अमृता और अपूर्वा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इन तीनों को भी महाराष्ट्र शासन ने शिव छत्रपति पुरस्कार देके नवाजा है, लेकिन इन तीनों को भी जो छत्रपति पुरस्कार मिला है वो एक ही साल में मिला है, 2007-2008। तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। तीनों भी अच्छे लेवल पे खेले हैं। थैंक यू कल्पेश। अगर महाराष्ट्र शासन इन लोग को शिव छत्रपति पुरस्कार दे रहा है, लेकिन ये दोनों के बारे में बोलना चाहूंगा कि दोनों भी नेशनल मेडलिस्ट है। तो नेशनल मेडलिस्ट जो होते हैं उनको ही ये पुरस्कार मिलता है। तो अगर अपने ये आने वाले अतिथि अगर नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट है तो ऑब्वियसली उनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगा। कि मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा अपूर्वा जी को। अपूर्वा जी, जब भी आप खेलते थे तभी आप कितने घंटे अपनी प्रैक्टिस करते थे? नमस्ते।
प्रैक्टिस बहुत अलग अलग लेवल पे होती थी, क्योंकि जब स्कूल और कॉलेजेस रहते थे, चालू थे, तब कैसे मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज सुबह था। तो जल्दी सुबह कॉलेज स्कूल करके फिर बाद में ग्राउंड पे जल्दी आना, जैसे 4 या 5 बजे आना, फिर प्रैक्टिस करना। फिर श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में ऐसा होता था कि हम लोग को क्लास भी लेना पड़ता था, छोटी लड़कियों का। तो उनका क्लास लेके फिर से हम लोग की प्रैक्टिस करना। तो आराम से 3-4 घंटा तो प्रैक्टिस होती ही रहती थी, क्योंकि जो कोच थे हम लोग के, वो जॉब करके बाद में लेट आते थे, तो फिर उनके साथ बाद में प्रैक्टिस। वेकेशंस वगैरह थे, वेकेशंस या हॉलीडेज जब होता हुआ करते थे, तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस होती थी। कि तब हम लोग सुबह 5 बजे, 5:30 बजे आके प्रैक्टिस करना, फिर सुबह के 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस करना, और फिर शाम को फिर से अलग से प्रैक्टिस करना, अलग अलग कोचेस के साथ प्रैक्टिस करना। जैसे उदय देशपांडे सर जी है, उनके साथ सुबह बेसिक प्रैक्टिस होती थी, बेसिक एलिमेंट्स की, कंपलसरी सेट की, डिसमाउंट माउंट की। फिर शाम को श्रेयस सर थे, शशिकांत सर थे, मेरी कोच रश्मि गणपुले जी थी, उनके साथ अलग से ऑप्शनल सेट की प्रैक्टिस, या फिर अदर वर्कआउट्स की प्रैक्टिस। सो वेकेशंस में सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा, ऐसे तो 6-7 घंटा तो दिन में प्रैक्टिस होती ही रहती थी। ऑब्वियसली आप नेशनल मेडलिस्ट से, तो इतनी प्रैक्टिस तो आपने किया है और इसी वजह से आप इस मुकाम पे आज आप खड़े हो। मैं यही क्वेश्चन अमृता मैडम को भी पूछना चाहूंगा कि आपका खेल साइकिलिंग है, तो और उसके साथ आपने ट्रायथलॉन किया है और उसके साथ आपने सी स्विमिंग किया है, इतने डिफिकल्ट खेल आपने खेले हुए अच्छे लेवल पे, तो आपका प्रैक्टिस किस तरह चलता था और कितने घंटे प्रैक्टिस होती थी? जी गणेश जी, मेरी शुरुआत स्विमिंग से हुई थी और मैं लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग ये समुंदर में किया जाता है और सब इवेंट्स लगभग 8-10 घंटे के होते हैं। तो मेरी जनरल प्रैक्टिस 4 से 6 घंटे होती थी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की मैं पूरी पूरी रात स्विमिंग करती थी। तो 10-12 घंटे भी मैंने स्विमिंग किया है प्रैक्टिस। उसी के साथ जब मैं ट्रायथलॉन में आई तो सुबह 2 घंटे और शाम को ऑलमोस्ट 4 घंटे, तो 6 से 7 घंटे दिन के मेरे प्रैक्टिस के होते थे। अब इन 7 घंटों में मेरी सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग की प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि मुंबई में मैं सिर्फ हाईवे पे उसी टाइम पे प्रैक्टिस किया कर सकती थी। अपूर्वा मैडम को अगला सवाल है। आप मलखम्ब खेल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत आनंद का विषय है। आपको मलखम्ब खेलते वक्त कभी इंजुरी या कभी कुछ एक्सीडेंट या कभी ऐसे की रिकवरी करके आए हैं? क्योंकि खेल है तो इंजुरी होता है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, जरूर हुआ है, क्योंकि कभी भी हम लोग स्पोर्ट्स में है तो इंजुरी स्पोर्ट्स का एक भाग है। तो कभी ना कभी तो छोटी बहुत इंजुरी या कभी कभी बड़ी इंजुरी होती ही रहती है। लेकिन मेरे साथ एक बड़ी इंजुरी हुई थी 2007 में, जब मैं रोप पे ऑप्शनल सेट कर रही थी, और ऑप्शनल सेट करने के वक्त लास्ट हम लोग का डिस्माउंट होता है, वो डिस्माउंट मेरा बजरंग बैग 360 डिस्माउंट था। और जब लैंडिंग करते समय मेरा लेफ्ट पाव 2 मैट्स के बीच में फंस गया, और थोड़ा सा मेरा ट्विस्ट था तो वो ट्विस्ट हो गया, और उसके वजह से एसीएल और मेनिस्कस टेयर, जो मोस्ट कॉमन इंजुरी है मलखम्ब प्लेयर्स में, वो इंजुरी हो गई थी। और वो ऑलमोस्ट मेरा लास्ट ईयर था अबव 16 एज ग्रुप में, और वो मैं सिलेक्ट हो गई थी नेशनल टीम में। तो वो नेशनल्स थे, मुझे इंटर यूनिवर्सिटी भी बाद में खेलना था। लेकिन जब ये इंजुरी हो गई तब मेरे पाँव में बहुत सारा स्वेलिंग था, मुझे चलने को भी नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने तो बोला कि नहीं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, और फिर आप कॉम्पिटिटिव 1 साल तो कॉम्पिटिटिव खेल नहीं पाएगी, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो वो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज वो पता है आपको, छत्रपति के नॉमिनेशन के टाइम वो करंट नेशनल होना चाहिए, करंट नेशनल खेलनी चाहिए। तो वो मुझे तो खेलना ही था करंट नेशनल्स। तो फिर ओके, तो वो करंट नेशनल्स मुझे खेलना ही था। तो फिर अभी
मैं ऑलमोस्ट मतलब मुझे डॉक्टर्स ने कन्विंस किया था कि नहीं आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन श्रेयस सर उन्होंने एक कॉल किया, मेरे पहले पिताजी को कॉल किया कि आपने उनको पहले चिल्लाया कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया आप सर्जरी करने का, बिल्कुल नहीं सर्जरी होगी उसको, और एक इतने सालों 13-14 साल की उसकी मेहनत है, तो एक साल में उसको हम लोग ये नहीं करेंगे। और उन्होंने मुझे वापस इंजरी के बाद पैरों पे, लिटरली पैरों पे मेरे खड़े किया और कंपटीशन खेलने के लिए। और बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे, जैसे कि डाइट पे कंसंट्रेशन, फिर फिजियोथेरेपी पे कंसंट्रेशन, फिर आयुर्वेदिक पंचकर्मा मसाज वगैरह करके थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस में चेंजिंग, मेंटल ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन, बिकॉज कुछ महीने ऐसे थे कि मैं एक्चुअल रोप पे ट्रेनिंग नहीं कर पा सकती थी, तो मेंटल ट्रेनिंग, विजुअल ट्रेनिंग, वो सब जब कंपोनेंट इकट्ठा करके मैं वापस कॉम्पिटिटिव पे खेलने के लिए उतरी। और फर्स्ट मेरा इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स था, तो वो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में मेरा मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो मे बी इंजुरीज होती रहती है, लेकिन इंजुरीज के बाद कैसे रिकवर करना है वो भी पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इंजरी आती है, लेकिन उस इंजरी से हम लोग उभर के अगर वापस खेल में वापस आते हैं, और आपके साथ अच्छे अच्छे कोच, अभी आपने इससे पहले भी नाम लिया उदय देशपांडे सर, श्रेयस मस्कर सर, वो तो बहुत ही अच्छे कोच है। हम लोग ने भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। मैं अमृता मैडम को पूछना चाहूंगा कि साइकिल तो सब लोग चलाते हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग लोगों तक, ऐसे नहीं कि मलखम कोई भी करता है, लेकिन साइकिल कोई भी चलाता है, लेकिन कंपटीशन लेवल की साइकिल में क्या डिफरेंस है, कितना डिफिकल्ट है, उसमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को किसी को कुछ जानकारी नहीं है। ओके, साइकिलिंग में दो प्रकार है, एक है रोड साइकिलिंग और एक है ट्रैक साइकिलिंग। तो रोड साइकिल जो होती है वो फेदर लाइट होती है। हमारी साइकिल सिर्फ 6 या 7 किलो की होती है, पूरी कार्बन की बनी होती है। उसके एरोडायनामिक्स यानी पोजीशन ऐसी होती है जिसमें आप पूरी तरह बेंड होते हैं, आपको हवा को कट करके ज्यादा से ज्यादा स्पीड लेना होता है। तो नॉर्मल साइकिल में आप जब स्ट्रेट रहते हो, तो कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग में आप पूरी तरह बेंड रहते हो। रोड साइकिलिंग की ये बात है। और ट्रैक साइकिलिंग में आप बिना ब्रेक की साइकिल चलाते हो। ये जो जीता वही सिकंदर अगर किसी ने देखा होगा, तो ट्रैक ऐसा होता है, बाउल जैसा सीमेंट का ट्रैक होता है, उसके अंदर बिना ब्रेक की साइकिल चलती है। तो आपको आपके पेडल्स को कंट्रोल करते हुए आपको रुकना है। तो ये थोड़े चैलेंजेस है साइकिलिंग स्पोर्ट के। और जैसे मैराथन कहते हैं, वैसे ग्रुप इवेंट्स भी होते हैं, या फिर एक साथ सब स्टार्ट करते हैं, उसे मास स्टार्ट कहते हैं। और जो अकेले खेलते हैं उसे इंडिविजुअल इवेंट कहते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस जो साइकिलिंग इस गेम में है। थैंक यू अमृता मैडम, मुझे भी बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से मिली है। साइकिल तो मैं इधर से सिर्फ पार्ला स्टेशन तक ही जाता हूँ, उसके आगे कभी गया नहीं हूँ, मालूम नहीं उसके आगे जा सकूंगा कि नहीं। लेकिन मजा आता है साइकिल चलाते वक्त। ज्यादा से ज्यादा जब भी ढलान पे मैं साइकिल चलाता हूँ, उतार पे, तभी बहुत मजा आता है। लेकिन जब भी चढ़ना बोलूं ऊपर, तो बहुत हालत खराब हो जाती है। रहने दो। उसके आगे मैं अभी सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, जो सब्जेक्ट लेके हम लोग यहाँ पे आप दोनों को बुलाया है। सबसे पहले अपूर्वा मैडम को फर्स्ट क्वेश्चन है। आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो, आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। मैंने ना मैडम दंगल मूवी देखी थी, तो दंगल मूवी में उसने गीता मैडम को इंटरनेशनल बनाने के लिए एक बार उन्होंने ठान ली कि अभी इसको इंटरनेशनल बनाना है, तो उन्होंने अपने घर के चूल्हे में नॉनवेज बनाना चालू किया। तो मेरी ऐसी सोच है कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाना है तो उसको नॉनवेज खाना इतना इंपॉर्टेंट है, या फिर वो वेज खा के भी इंटरनेशनल खिलाड़ी और अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? आपकी क्या राय है? ओके, जब मैंने न्यूट्रिशन साइंस सीखा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट तो ये फैक्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एथलीट में कुछ फर्क होता है, या नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो एथलीट्स ही ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान, जो न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी होती है उन लोग की, वो अच्छी तरह से प्लान करनी चाहिए। आपने अगर देखा तो बहुत सारे एथलीट्स हैं
इंटरनेशनल एथलीट्स हो या इंडिया में भी हम लोग के क्रिकेटर्स जो है जो बहुत एलीट क्रिकेटर्स है वो भी वेजिटेरियंस है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन हो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे या आपका परफॉर्मेंस आप एनहांस नहीं कर पाओगे, मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। आपको एक्चुअली वो प्लान अच्छी तरह से करना आना चाहिए कि कितना प्रोटीन्स कितना कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेरियन फूड सोर्सेस से आप कैसे ले, कॉम्बिनेशंस कैसे करें, वो अच्छी तरह से प्लान आना। हाँ, कुछ है जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो होते हैं वो कुछ नॉन वेजिटेरियन से मिलते हैं, वो वेजिटेरियन से नहीं मिलते, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा मे बी सप्लीमेंट्स थोड़ा सा आप डालें तो वो अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छा प्लान हो सकता है। और आप वो कब लेते हैं खाना, कितने मात्रा में खाना लेते हैं, क्या कॉम्बिनेशन में लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपका अच्छी तरह से प्लान किया गया है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके बॉडी कंपोजिशन के ऊपर, तो एक जो एथलीट वेजिटेरियन होके भी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी ला सकता है। जो मूवी में दिखाया गया है वो उनका व्यू पॉइंट है, उनका लाइफ है, तो नॉट नेसेसरी उनको जो एप्लीकेबल है वो हम लोग को भी एप्लीकेबल होगा या फिर दूसरे एथलीट को भी एप्लीकेबल होगा। ईच एथलीट अलग होता है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली उनका न्यूट्रिशन प्लान भी बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज होना चाहिए। और फिर जैसे है अकॉर्डिंगली बहुत फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उसमें, और फिर वो परफॉर्मेंस को बेनिफिट करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा अमृता मैडम को। अमृता मैडम, जिस खिलाड़ियों का एंड्योरेंस लेवल जितना अच्छा होता है उतना वो अपना खेल का अभ्यास और प्रैक्टिस ज्यादा टाइम कर सकता है, वो हम लोगों ने देखा है। और जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसका परिणाम मतलब उसका जो निकाल है, रिजल्ट है, वो भी अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ ही खिलाड़ी का मानसिक संतुलन, तंदुरुस्ती सॉरी, और जिसको हम लोग मेंटल फिटनेस बोलते हैं, वो फिटनेस जिसका अच्छा होता है वही ये सब चीज अच्छे से कर सकता है। तो ये जो मानसिक तंदुरुस्ती जो है, मतलब मेंटल फिटनेस जो है, वो नैसर्गिक होती है क्या? मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि ये परिवार से आती है क्या, मतलब उसके माता पिता से उसको ये मानसिक तंदुरुस्ती मिलती है क्या? और हम लोग इस तंदुरुस्ती को, मेंटल फिटनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, ये मेरा क्वेश्चन है। अमृता जी। जी गणेश जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा मिथ है कि मेंटल स्किल्स जो है इसके साथ आप पैदा हो जाते हो और आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका साइकोलॉजिकल मेकअप जो है ये दो चीजों की वजह से होता है। एक है जेनेटिक्स, आपके माँ बाप से आई हुई चीज, और एक है एनवायरनमेंट, आपको कौन सा माहौल मिलता है। इन दोनों का आपके विचार करने के ऊपर, भावनाएं महसूस करने के ऊपर और आपके बिहेवियर, बर्ताव के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में कहें तो बिल्कुल माँ बाप के पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, माहौल का भी होता है, लेकिन जैसे पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं वैसे ही मेंटल स्किल्स सीखने पर आप उन चीजों में बेहतर हो सकते हो जो आपके वीकनेसेस है। ठीक है, तो जैसे शरीर को आप समझते हो कि आपके अलग अलग अंग में अलग अलग मसल्स है, ऑर्गन्स है, वैसे ही माइंड को, मन को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी है कि मन में एक है विचार, एक है भावनाएं और एक है आपका बर्ताव। तो अगर इन तीन चीजों को हम समझने लगे और कैसे हमारे छोटे छोटे प्रसंग जो होते हैं स्पोर्ट्स के, इनका इन विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर और बर्ताव के ऊपर फर्क पड़ता है, तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं मेंटल ट्रेनिंग से, जिसे हम मेंटल टफनेस ट्रेनिंग कहते हैं, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यही है। तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं हम मेंटल स्किल्स, और इसके लिए आपको एक अच्छे से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करना जरूरी होता है, जो आपको आपके हिसाब से पहले असेस करके समझ के लेते हैं कि आपको कौन सी चीजों का जरूरत है, और उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्लान, इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं। जैसे हम इंजुरी होने के बाद रिहैबिलिटेशन करते हैं, लेकिन आजकल हम इंजुरी नहीं होने के लिए प्रीहैब करते हैं, यानी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग करते हैं। वैसे ही साइकोलॉजी में कहा जाता है कि अगर हमने बच्चों का फाउंडेशन मेंटल स्किल्स अच्छे किए तो उसका परिणाम ऐसा हो सकता है कि उन्हें
आगे आने वाली तकलीफों से सामना करने की शक्ति मिलती है। सो हम प्रीहैब के ऊपर यानी उनके मेंटल स्किल्स डेवलप करने के ऊपर काम करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले कोई भी चैलेंजेस हो उसे वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपकी सवाल का जवाब दे पाई। ये बिल्कुल माँ बाप और माहौल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इम्प्रूव किए जा सकते हैं ट्रेनिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता मैडम। मुझे यही आपके माध्यम से बताना है कि यस कि ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप जैसे तज्ञ लोगों की बहुत बहुत जरूरत है, और मुझे पता है कि आप और आपके बहुत सारे ऐसे लोग, साथी लोग ये मलखाम खिलाड़ी को इसमें सपोर्ट करेंगे। मैं अगला सवाल अपूर्वा मैडम को पूछूंगा। अपूर्वा मैडम, आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो आपका आंसर भी हम लोग थोड़ा शॉर्टली करेंगे। एक 4-5 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक पूछूंगा, तब तक हम लोग अमृता मैडम को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अपूर्वा मैडम, प्रैक्टिस से पहले लोग खिलाड़ी ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और उसके साथ ही क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस के बाद तुरंत क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के पहले और प्रैक्टिस के बाद एक एथलीट ने या एक खिलाड़ू ने खाना जरूरी है। अभी क्या खाना चाहिए, थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस है जो मैं बताऊंगी। एक तो है जब हम लोग प्रॉपर हैवी खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो या हम लोग के लंच में सब्जी चावल दाल वगैरह हो, जैसे ये जब खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट फाइबर ये न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन साइंटिफिक टर्म में यूज करती हूँ, कि वो जो अगर हो गए वो कॉम्बिनेशन में होंगे वो डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ओके, तो अगर आप वो खाना खा रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटा गैप चाहिए आपके खाने में और आपके प्रैक्टिस में। तो अगर आप तुरंत बोल रहे हो कि मैं ब्रेकफास्ट करके तुरंत खेलने के लिए जाऊंगा या प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगा, तो आपके स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो मिनिमम 3 घंटा गैप रखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो खाने के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे और डायरेक्टली 3 घंटे के बाद प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, ऐसा भी मत करो, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के दौरान ही आपको थोड़ा सा इमीडिएट सोर्स चाहिए एनर्जी ऊर्जा के लिए, जो आपके वर्कआउट के दौरान प्रैक्टिस के दौरान आपको एक्सरसाइज एनर्जी देने में मदद करेंगे, और आपके जो मसल ब्रेकडाउन जो होता है प्रैक्टिस के दौरान वो भी कम करेगा, और आपके रिकवरी भी ज्यादा फास्ट हो सकती है। तो आप क्या खा सकते हो, तो अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटा टाइम है या 1.5 घंटा टाइम है, तो आप कुछ मिल्क शेक वगैरह, बनाना मिल्क शेक, चिक्कू मिल्क शेक वगैरह वो खा सकते हो, या फिर इडली सांबार या सैंडविच, या फिर नाचनी का सत्तू या सत्व हम लोग बोलते हैं, या फिर पोरेज या सीरियल दूध में मिला के कोई भी ओट्स पोरेज वगैरह वो कॉम्बिनेशन है वो खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 घंटे मिनिमम बीच में चाहिए। आधा घंटा अगर आपको पहले कुछ खा के जाना है तो कोई भी फल, 1 या 2 फल आप खा सकते हो। केला सबसे बेस्ट है, जो आपको आधे घंटे में डाइजेस्ट हो सकता है और आपको एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट दे सकता है। केला या कोई भी चिक्कू है, कोई भी फल आप ले सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे कि खजूर है या फिर किशमिश है, वो भी आप थोड़ा सा 2-4 खजूर वगैरह खा के आप अगर जाएंगे तो भी चलेगा। ये भी आप ट्रेनिंग के दौरान एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको क्या खाने से बेटर वर्कआउट के लिए बेनिफिट होता है, क्या खाने से आपको अनईजी लगता है तो वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंडिविजुअल बेसिक है। एक को ये खाने से बेनिफिट मिल रहा है, एक को ये खाने से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम लोग का मलखाम स्पोर्ट ऐसा है कि उसके लिए स्टैमिना की भी बहुत जरूरत है। तो अगर आपको स्टैमिना, कोई भी एक एथलीट में स्टैमिना इंप्रूव करना है, तो आप 1.5 घंटा पहले बीटरूट खा सकते हैं या बीटरूट का जूस पी सकते हैं। बहुत ही मतलब ये बहुत स्टडीज उस पे हो गई है कि अगर ये बीटरूट
का आप जूस पी 1-1.5 घंटा पहले अगर आप जूस एक ग्लास बीटरूट का अगर जूस आपने पिया और फिर 1-1.5 घंटे बाद प्रैक्टिस आपने की, तो विद इन 1.5 मंथ, 1.5 महीने में आपको आपके स्टेमिना में भी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो किसी का अगर स्टेमिना कम है तो ये बीटरूट जैसी बहुत सिंपल चीज है, चुकंदर उसको बोलते हैं हिंदी में, तो आप वो भी दे सकते हैं खाने के लिए। और प्रैक्टिस के बाद, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस के बाद ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स में भी, मैंने भी ऐसा कभी किया होगा मेरे प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के बाद ग्राउंड पे ही बहुत टाइम पास होता है, हाँ आज क्या किया प्रैक्टिस में वगैरह, फिर बाद में वो चेंज करने के लिए जाते हैं, घर जाना है इसलिए ड्रेस चेंज करने के लिए जाते हैं, फिर घर जाते हैं, इसमें ही 1 घंटा चला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं बेटर रिकवरी, और अगर आपको रिकवरी फास्ट होने के लिए चाहिए और जो भी आपने वर्कआउट किया है, ट्रेनिंग की है, उसका आपको मैक्सिमम अगर बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए एक्सरसाइज के बाद या वर्कआउट के बाद विद इन 30 to 45 मिनट्स, मतलब 30 से 45 मिनट में आपको खाना है। वो दौरान आपके जो मसल्स है, स्नायु है, वो स्पंज की तरह रहते हैं, स्पंज की तरह, मतलब उनका जो आप खाद्य है वो दोगे तो वो तुरंत एब्जॉर्ब करेंगे और वो मसल क्वालिटी, स्ट्रेंथ या स्टेमिना इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो फर्स्ट तो ये पार्ट है कि आप जो भी चीजें खाने के लिए चाहिए रिकवरी के लिए, वो पैक करके ले जा सकते हो टिफिन में, और इमिडिएटली आपका एक्सरसाइज होने के बाद विद इन हाफ एन आवर, जैसे या 30 मिनट में आपको वो खाना है। आप पी भी सकते हो, जैसे चॉकलेट मिल्क या छाछ या लस्सी, ये लिक्विड ऑप्शंस है, आप पी सकते हो। या खाना है तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो तो उबले हुए अंडे खा सकते हो, या फिर उसके साथ ब्रेड, या फिर उबला हुआ आलू, फिर स्वीट पोटैटो, हम लोग बोलते हैं शकरकंद बोलते हैं, तो वो भी आप उबला हुआ खा सकते हो, उस पे थोड़ा सा नमक या चाट मसाला डाल के खा सकते हो। आप वेजिटेरियन हो तो एक चीज क्यूब उसके साथ, आलू के साथ या फिर ब्रेड के साथ वो भी खा सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है। पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेनिंग के दौरान भी पीना और ट्रेनिंग के बाद भी पीना। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा कि पानी के दौरान पानी कितना पीना चाहिए, तो इतना ये प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आप ध्यान रखिए कि ये खाना चाहिए और इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट खाना चाहिए। थैंक यू अपूर्वा जी, आपने बहुत ही आसान शब्द में बताया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसे नहीं कि कंपटीशन में कभी कभी कोई सब लोग केले लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं और हम लोग को उसकी आदत नहीं होती है, हम लोग खाते हैं, तो उसको हम लोग को हमारे डेली रूटीन के प्रैक्टिस में लेके आना है कि हम लोग को उसकी आदत लगनी चाहिए, हम लोग को वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ खाया, ऐसे कुछ भी नेचर में नहीं दिया है कि वो खाने से हम लोग कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन बनने वाले हैं, हम लोग को उसकी आदत लगनी चाहिए। तो धीरे धीरे जिस तरह से अपूर्वा मैडम ने बताया कि आफ्टर वर्कआउट क्या खाना चाहिए, मैं सिया का मैंने जिक्र किया था, सिया जैसे स्विमिंग पूल से बाहर आती है इमीडिएटली उसका टिफिन खोल के उसका खाना चालू होता है, क्योंकि उसमें उसको रिकवरी करना होता है, जैसे मैडम ने बताया। अगला क्वेश्चन मैं अमृता मैडम को पूछना चाहूंगा। मलखम जो खेल है ना उसमें कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि थोड़ा रिस्की खेल है, तो ऐसे बहुत सारे ज्यादा रिस्की जो एलिमेंट प्रैक्टिस के दौरान भी करते वक्त या कंपटीशन के दौरान करते वक्त, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि शरीर की मानसिक एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ एक्सरसाइज या ऐसे कुछ प्रकार ऐसे है क्या वो करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है खिलाड़ियों का? ओके, तो सबसे पहली चीज जो है ये समझने की जरूरत है कि हर खिलाड़ी को कंसंट्रेशन लेवल उनका अच्छा है, इसी के लिए वो खेल सक्रिय है या फिर खेल में अच्छी अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। और कंसंट्रेशन, अटेंशन समझने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान किस चीज पर है, ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। कितने टाइम के लिए है, ये कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है। क्या आप एक चीज की ओर से दूसरी चीज की ओर शिफ्ट कर पा रहे हैं आपका ध्यान,
ये तीसरी चीज है जो कंसंट्रेशन में बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो है वो है, क्या आप आने वाले विचलित आपको करने वाले डिस्ट्रैक्शंस को रोक पाते हो। तो ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर कंसंट्रेशन निर्भर होता है। तो सबसे पहली चीज, आपका ध्यान किस चीज के ऊपर है, इसके ऊपर बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अफेक्ट करती है, लेकिन उनमें से थोड़ी ही चीजें होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कितने बजे पहुंचना है कंपटीशन के लिए, कब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, वार्म अप कब स्टार्ट करना है, रिपोर्टिंग कब करना है, आपको कैसा परफॉर्मेंस देना है, ये सब फैक्टर्स विद इन कंट्रोल होते हैं। आपकी कंपटीशन डिले हो जाए, आपको अचानक से बताया जाए कि अब आपको खेलना है, तो ये सब फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं। आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स कैसे खेल रहे हैं, ये फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल होता है। तो हम खिलाड़ियों को सिखाते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इससे पहली चीज कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरी चीज जो है वो है कि कंसंट्रेशन कैसे हमें टिकाना है। तो सबसे जरूरी है कि कंसंट्रेशन टिकाने के लिए हमें समझना है कि हमारा कंसंट्रेशन बाहर की चीजों के ऊपर ज्यादा है या अंदर की चीजों के ऊपर। बाहर यानी हमारे शरीर के बाहर होने वाली चीजें, यानी ऑडियंस हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, वेदर हो सकता है, सराउंडिंग्स हो सकते हैं। तो क्या हमारा ध्यान बाहर की चीजों की ओर जा रहा है या अंदर की चीजें, यानी मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे शरीर में होने वाले हलचल या फिर कोई सेंसेशन। तो जैसे जैसे हम माइंडफुलनेस यानी हमारे मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं कि मेरा ध्यान कहाँ है, तो इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ कि आपके जो भगवान ने दिए हुए 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस है, आंखें, कान, नाक, आपकी जीभ और आपकी स्किन। इन 5 सेंसेस से आप जिस टाइम पे जहां पर हो, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपको कौन सा स्मेल आ रहा है, आपको क्या टेस्ट फील हो रहा है, आपके स्किन को कैसे फील हो रहा है, अगर ये आप अपने आप से पूछोगे तो आप इस क्षण में रह सकते हो, जिससे आपका कंसंट्रेशन बेटर हो सकता है। तीसरा, मैंने जैसे कहा कि आपको कंसंट्रेशन शिफ्ट करना है। तो जब आप माउंट करते हो तब आपको कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जब आप पहला एलिमेंट करते हो तब आप कौन सी चीजों के पास ध्यान देते हो। इसके लिए गोल सेटिंग, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हर एलिमेंट में मुझे ऐसे कौन से 2 या 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है जिससे मेरा परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। जब बच्चे उन 2-3 स्पेसिफिक चीजों के ऊपर ध्यान देना चालू करते हैं प्रैक्टिस में, तो उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। और आखिरी जो है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट में आपको डिस्ट्रैक्शन खिलाड़ी को आते ही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के ऊपर उन्हें कैसे रोकना है, इसके लिए रीफोकस करना हम सिखाते हैं। जैसे कि हमें कैसे उस डिस्ट्रैक्शन को पहचान कर उसे स्टॉप कर वापस अपने गोल की ओर और इस क्षण में माइंडफुल, जो 5 सेंसेस मैंने कहा, उसका उपयोग करके इस क्षण में, प्रेजेंट में आना है। ये ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस है जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। सबसे इजी तरीका कंसंट्रेशन बढ़ाने का अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो जैसे योग एक साइंस है, वैसे ही साइकोलॉजी में आपका हार्ट रेट जो होता है ये बदल जाता है जब आपको डर लगता है। तो जैसे ही आप आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देते हो, तो वैसे ही आपका कंसंट्रेशन वापस इस क्षण में आ जाता है और आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करते ही आपके विचार भी शांत हो जाता है, भावनाएं भी शांत हो जाती है और आप पूरी तरह फोकस होके आपका परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो आई होप गणेश जी, मैं आपको बता पाई कुछ ऐसी चीजें जिससे कंसंट्रेशन बच्चे अपना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल अमृता मैडम, आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी। आपने बहुत ही सिंपल और अच्छे लैंग्वेज में बताया है, तो इसका हमारे पूरे मलखाम परिवार को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कभी कभी बच्चे लोग होते हैं वो चंचल रहते हैं, उसकी वजह से उनका कुछ कुछ एलिमेंट हम लोग अच्छे से बिठा नहीं सकते, लास्ट मोमेंट में वो गिर जाते हैं। तो ये सब चीज अगर हम लोग सब लोग मलखाम कोचेस या पेरेंट्स अगर हम लोग इस पे अच्छे से ध्यान दे, तो 100% मलखाम, जो हमारा मलखाम कट्टा का जो गोल है, मलखाम का विकास, तो 100% इससे हम लोग का होगा। अपूर्वा मैडम को अभी अगला क्वेश्चन है कि एक
आम आदमी जो होता है, जो रेगुलर डे टू डे जीने वाला लोग पर्सन जो होता है, उसको मेरे नॉलेज से 2000 से 2500 तक कैलोरीज की जरूरत होती है। पर खिलाड़ी जो अच्छा खिलाड़ी खेलता है उसको दिन में 4000 से 4500 तक कैलोरीज की जरूरत होती है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो कैलोरीज जो बड़ी है, जो कैलोरीज हम लोग को कवर करनी है, तो उनके खाने का पोर्शन बढ़ाना है कि उनको थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना पड़ेगा, या ऐसा कुछ खाना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा? हाँ, जैसे आपने सही बताया कि एक नॉर्मल इंसान जो खेलों में नहीं है उनके लिए अराउंड 2000 कैलोरीज लगते हैं, लेकिन जब एक खिलाड़ी होता है उनके एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। और कैसे होता है कि अगर वो यंग एथलीट है, मतलब वो 18 साल के अगर नीचे है, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी पोषण जरूरी होता है। तो उसके वजह से उनके कैलोरीज जो है वो ज्यादा होते हैं, 4000 5000, कभी कभी तो स्विमिंग में तो 6000 7000 कैलोरीज भी होते हैं। मलखाम भी हम लोग का ऐसा खेल है जिसमें सब फिटनेस कंपोनेंट्स यूज होते हैं, सब पूरे बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, तो ज्यादा कैलोरी बर्निंग होता है, इसलिए ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता है। तो अभी ये कैलोरीज जैसे आपने पूछा कि दिन में हम लोग कैसे इतने सारे कैलोरीज दे सकते हैं, और अगर एक छोटा खिलाड़ी है तो वो इतना कैलोरीज कैसे खा सकता है। तो एक इसमें दो चीजें हम लोग करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, कि एक तो जैसे नॉर्मल इंसान दिन में 3 बार अगर खाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, या फिर इन बिटवीन में स्नैक्स वगैरह होता है, खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है, ये 3 या 4 नहीं, 6 या कभी कभी 7 8 बार खाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जब 6 7 8 बार खाता है तो हर एक टाइम उनको प्रॉपर थाली या प्रॉपर भोजन की तरह खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो 6 या 7 8 बार जब खाना देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट डेंस या फिर कैलोरी डेंस या न्यूट्रिएंट पोषण युक्त होना चाहिए। तो मे बी बहुत, जैसे जब उठता है खिलाड़ी सुबह उठने के बाद, मे बी एक फल या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये खा सकते हैं। फिर बाद में जब ब्रेकफास्ट होता है तो ब्रेकफास्ट एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट, उसमें कैलोरिक डेंस ब्रेकफास्ट, मतलब ऐसा नहीं है अगर मैं एक खिलाड़ी को बोलो जो हमेशा एक पराठा अगर ब्रेकफास्ट में खाता है, और मैं अचानक से अगर कैलोरी ज्यादा करने के लिए मैं उसको बोलूं कि 4 पराठा खा, तो नहीं हो सकता, इतना क्वांटिटी नहीं जा सकते। लेकिन मुझे कैलोरीज बढ़ाने के लिए वो एक ही पराठा में मैं कैसे ज्यादा कैलोरीज दे सकती हूँ, तो वो एक ही पराठा में मैं पनीर ग्रेट करके डाल सकती हूँ, चीज ग्रेट करके डाल सकती हूँ, या फिर कोई वेजिटेबल्स की प्यूरी बना के वो जो आटा हम लोग भूनते हैं उसमें डाल सकती हो, तिल डाल सकती हूँ। ऐसे अलग अलग चीजें जो छोटी मात्रा में कैलोरी डेंस होते हैं, ज्यादा कैलोरी देते हैं, वही एक ही पराठा में मैं फिट कर सकती हूँ। या फिर वो पराठा में ताक छाछ डाल के वो बना सकती हूँ। तो ये एक ही पराठा में मैं ज्यादा से ज्यादा उसको पोषण या ज्यादा से ज्यादा उसको कैलोरीज कैसे दे सकती हूँ वो मैं देखूंगी। तो वो 6 7 बार खा रहा है, लेकिन जब भी छोटे छोटे अगर क्वांटिटीज में वो खिलाड़ी के मात्रा के अनुसार कैसे में वो खाना कैलोरी डेंस या ज्यादा से ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, वो करूंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन वो खिलाड़ी, अकॉर्डिंगली वो खाना डिवाइड होगा, और अकॉर्डिंगली वो रेसिपीज भी वैसे तैयार किए जाएंगे कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज दिन भर में कंप्लीट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि अभी मैं सुनते रहूं और बोलते रहूं, क्योंकि आप जिस तरह से नॉलेज दे रहे हैं कि आप कॉम्बो पैक बना के दे रहे हैं कि आज बच्चा कोई भी खिलाड़ी उसमें कुछ भी चीज मिस ना हो, और इसमें पेरेंट्स को भी कुछ दिक्कत नहीं हो कि वो एक ही चीज में ज्यादा से ज्यादा चीज कवर करे। और हमें जैसे आपने बताया कि 6 बार 7 बार खाना चाहिए, तो मलखम खिलाड़ी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक टाइम में पेट भर के खाना खींच के खा लिया तो अपना काम खत्म नहीं हो गया। हम लोग को जिस तरह से हमारे हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को जरूरत है, हमारा जिस तरह से प्रैक्टिस चल रहा है, जितना हमारा लोड है, उस तरह से हम लोग को बीच बीच में जैसे हमारे न्यूट्रिशन गाइड करे, हम लोग को जैसे बताया, कोचेस जैसे बताए, उस तरह से हम लोग को बीच बीच में खाना है। तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया, बहुत अच्छे से आपने उसको
मेरे जो क्वेश्चन को जो चाहिए उसका आंसर आपने बहुत सही तरह से दे दिया। अमृता मैडम, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बारे में बहुत सारे बच्चे को कभी ना कभी ये सिचुएशन आती है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है और मैंने परफॉर्मेंस भी मैं अच्छे से एकदम मेंटली फिजिकली एवरीथिंग आई एम परफेक्ट, पर कभी कभी कंपटीशन में ऐसा होता है मैडम कि मेरी गलती नहीं है और फिर भी मुझे वो कंपटीशन में मैं हार जाता हूँ। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा तो आप खुद साइकिलिस्ट हो, तो कभी कभी मैं बहुत अच्छे से साइकिल चला रहा हूँ, मेरे पास अच्छा स्टैमिना है, मेरे पास वेल इक्विप बाइसिकल है, लेकिन अगर आगे वाला साइकिल वाला ही गिर गया और उसके साथ मैं भी गिर गया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो अभी कभी कभी मलखांब के बारे में ऐसा होता है कि रोप मलखांब ही फट जाता है प्रैक्टिस के वक्त, कंपटीशन के टाइम, या कभी कभी मलखांब हिलना चालू हो जाता है या एपरेटस की कुछ दिक्कत होती है, तो तभी उस खिलाड़ी को कैसे संभालना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, सो गणेश जी, सबसे पहली चीज तो ये एक अनकही बात है कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम करता है स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर हम लक के बारे में ही सोचते रहे तो हम मेहनत नहीं करेंगे। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सक्सेस किस चीज की वजह से मिलता है, लक की वजह से या हार्डवर्क की वजह से। वैसे ही जब हमारे कंट्रोल के आउटसाइड वाली चीज, जैसे कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई रोप फट जाए या कोई चीज ऐसी हो जाए जो आपके नियंत्रण में नहीं हो और वो हो जाए, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक एथलीट डिस्टर्ब हो जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मैंने अभी आपको कहा, मन के 3 कंपार्टमेंट्स हम करते हैं, विचार, आपकी भावनाएं और आपका बिहेवियर या आपका परफॉर्मेंस। तो एक खिलाड़ी जब ऐसा कुछ उसके साथ होता है तो उसके मन में आने वाले विचार जो होते हैं वो अचानक से नेगेटिव होने लगते हैं। इन नेगेटिव विचारों की वजह से उन्हें नेगेटिव इमोशंस यानी गुस्सा, इरिटेशन, कभी कभी बहुत ज्यादा दुख लगता है, होपलेसनेस लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ऐसे इमोशंस आते हैं और जिसकी वजह से आपके शरीर में ऐसे कुछ बदलाव हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका बर्ताव और परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। ऐसी चीजें हम रोक नहीं पाते, लेकिन इन चीजों का बच्चे के ऊपर, एथलीट के ऊपर होने वाला, मलखांब प्लेयर के ऊपर होने वाला परिणाम जो है, ये कम करने के लिए हम एथलीट को कुछ ऐसे टेक्निक सिखाते हैं जिससे वो इस नेगेटिव सोच को या नेगेटिव थॉट्स को रोक पाए। अब जो चीज हुई है वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन इसकी वजह से अगर मेरे अगले अपैरेटस या अगले परफॉर्मेंस के ऊपर असर होने वाला है तो ये ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है। यानी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो काफी बार मेरे पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस वाले प्लेयर्स आते हैं जो लगभग 2-3 पॉइंट्स मिस कर जाते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब वो जो 2-3 पॉइंट्स के बाद वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन उनको ज्यादा नुकसान देता है क्योंकि उसके बाद वो और ज्यादा पॉइंट दे देते हैं अपने अपोनेंट को, और मैं उसको कहती हूँ गिफ्ट ट्रैप करके दे देते हैं। तो आपके मलखांब के लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो उस मलखांब के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का जितना असर एक एथलीट के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता, उससे ज्यादा उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में वो एथलीट क्या सोचता है, कैसे अपनी भावनाएं अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो कैसे उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। हम ऐसा कहते हैं कि एक खिलाड़ी अपने इमोशनल कंट्रोल के ऊपर ही जीत सकता है। इमोशनल कंट्रोल यानी जितनी उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होंगी उतना ही वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। ऐसे सिचुएशन में एथलीट को थोड़ा सा शांत करना जरूरी होता है। अब ये अचानक से कंपटीशन में नहीं होगा, इसकी तैयारी प्रैक्टिस से ही होनी पड़ेगी। आप जब अभी अपूर्वा मैम कह रही थी कि आप सब खाना एक साथ नहीं खा सकते, आपको आपके शरीर का सम्मान करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा डेंस फूड खा के आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं। वैसे ही आप वहां पर साइकोलॉजी का कंपटीशन खेलने नहीं जाओगे, मेंटल ट्रेनिंग का कंपटीशन खेलने नहीं जाओगे, मलखांब का ही खेलोगे, लेकिन उधर जाके टेक्निक यूज करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस में उसे यूज करना पड़ेगा, ऐसे टेक्निक्स जिसकी वजह से आपकी इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाओ। अब देखिए, जो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल जल्दी से जल्दी ला पाते हैं वो ऐसी चीजों में से दूसरे नेक्स्ट अपैरेटस में नुकसान होने से रोक सकते हैं। एक छोटा सा इमोशन कंट्रोल करने के लिए टेक्निक, जैसे मैंने पहले कहा था वैसा ही है कि आपको समझना है कि आपके घर में एक टीवी है जो सबको दिखता है,
लेकिन वो टीवी चलता है रिमोट कंट्रोल से। अब जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है उसके हिसाब से टीवी का चैनल चलेगा, लेकिन उस रिमोट कंट्रोल में ऐसी 2 सेल्स है जो उस रिमोट कंट्रोल में जान लाती है। आपका मलखांब परफॉर्मेंस भी एक टीवी के जैसा ही है, सबको दिखता है, लेकिन कंट्रोल उसे आपकी भावनाएं करती है। जिसकी भावनाएं पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। ऐसे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक होंगी तो उसका असर आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। लेकिन हमारी भावनाएं आती कहाँ से है? तो इस रिमोट कंट्रोल का सेल यहाँ पर दिमाग में हमारी सोच में है। जिस प्रकार के विचार आते हैं उस प्रकार की भावनाएं आती है। तो नेगेटिव नकारात्मक विचार आएंगे तो नकारात्मक भावनाएं ही आएंगी, जैसे कि इस नेगेटिव इंसिडेंट की वजह से होता है। लेकिन हम सिखाते हैं कैसे इस नेगेटिव इमोशंस को, थॉट्स को रोकना है और कैसे पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस को आपको क्रिएट करना है, तैयार करना है, जिसकी वजह से आप ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स को बाजू में रख के अगले सेट के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था आपको बताने का कि अगर आपको ऐसे अनलकी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको आपके विचारों के ऊपर और भावनाओं के ऊपर काम करना है, जो प्रैक्टिस में आपको करना पड़ेगा। आपको शरीर के साथ साथ आपके मन का भी सम्मान करना है, उसमें आने वाले बदलावों को पहले एक्सेप्ट करना है और फिर ही हम उसे बदल के अगले टारगेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। गणेश जी, क्या मैं अपना मुद्दा आप तक पहुंचा पाई? बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया और आपने एग्जाम्पल भी अच्छे दिया। अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था उसकी शुरुआत आप ही नहीं कर लिया, जैसे लक फैक्टर आपने बता दिया। एक्चुअली अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं, ऐसे में थोड़े दुविधा मनस्थिति में चला गया, क्योंकि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया तो मुझे लगा कि शायद उसी में शायद आंसर छुपा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता हूं, शायद आप ज्यादा इसमें एक्सपर्ट्स हो, कि अभी जैसे लक फैक्टर के बारे में बताया, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग जैसे बड़े होते हैं तो कॉलेज, जॉब या और अपने घर की परिस्थिति की वजह से वो जितना चाहिए उतना मेहनत नहीं करता है, और जब भी कंपटीशन आती है तो बिना मेहनत ही चला जाता है या कम मेहनत से चला जाता है। उसको भी पता होता है कि आज मेरे से कुछ ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। जैसे मैं आज एक क्रिकेट के बारे में एग्जांपल देता हूं कि कभी कभी एक बैट्समैन ना क्लीन बोल्ड हो जाता है। क्लीन बोल्ड होने के बाद वो निराश होता है, लेकिन बाद में अंपायर का हाथ राइट साइड में देखता है कि ये तो नो बॉल है, तो मेरी तो जान बच गई। तो वो जो मिलता है ना, मतलब उसकी गलती हुई है, वो तो आउट हो गया, गलत बॉल खेल लिया, लेकिन नो बॉल, वो लक फैक्टर हमारे मलखाम में भी होता है कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरे से भी अच्छे खेलने वाले 3-4 खिलाड़ी, उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और मुझे विक्ट्री मिल जाती है, मुझे गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो इस जीत को कैसे संभालना चाहिए, किस तरह से उस चीज को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? नहीं तो मेरा अनुभव ऐसा है कि ये जीत जो मिलती है बच्चों को, इससे थोड़ी बोलते ना मेरे लैंग्वेज में तो दिमाग में हवा भर जाती है और उसको पता है कुछ जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, लेकिन अगले कंपटीशन में लक अपने साथ नहीं होता है। अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो आपको सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा यही सवाल है इस माध्यम से कि इस जीत को वो खिलाड़ी किस तरह से संभालना चाहिए कि वो आगे जाके अगले कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे। शायद मेरा क्वेश्चन आपको ठीक से समझा हो, सही सवाल होगा तो आंसर दीजिए, नहीं तो हम लोग स्किप करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है गणेश जी आपने, क्योंकि काफी बार हम हार के बारे में बात करते हैं, लेकिन काफी बार कोचेस, पेरेंट्स तकलीफ में होते हैं कि जीत को कैसे संभालना है एक एथलीट ने, ये उन्हें नहीं पता होता है। अगर हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं होगा तो वो कैसे जानेंगे कि जीत को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली चीज, क्या जीत और हार ही एक खिलाड़ी को बनाती है, या क्या ये एक कंपटीशन में जीत ही हमारा डेस्टिनेशन है? तो बिल्कुल नहीं, ये हमारी जर्नी है। हम जब खेल में आते हैं तो हम एक जर्नी पे है। हर कंपटीशन एक पायदान नहीं है, एक पायदान है एक आखिरी के डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो अगर आप कंपटीशन जीते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे हो, आप एक पायदान पे पहुंचे हो, उसके आगे आपको जाना है। अब ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उन्हें गोल्स सेट करना सिखाए। क्या आपका गोल किसी से बेहतर होना है या आपका गोल अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है? मेरे पिताजी खुद एक खिलाड़ी थे, लेकिन जब वो खेलते थे उनको उतना सपोर्ट नहीं था। जो भी खेल के लाते थे माँ बाप खुश हुआ करते थे,
जब उन्हें चीजें नहीं मिली, उन्होंने कोशिश की कि मुझे सब कुछ मिले, लेकिन मेरे टाइम तक सिचुएशन बदल गई थी। हजारों लोग उसी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के लिए खेल रहे थे। जीत इतनी जरूरी थी कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं कॉम्पिटिशन पहले बहुत नर्वस होती थी। लेकिन आज का समय बहुत अलग है। आज हजारों नहीं, लाखों लोग, लाखों एथलीट उसी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, उसी 3 मेडल्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि हर कंपटीशन में हम जीत ही पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। उसी के साथ किसी दूसरे की गलती की वजह से अगर हम जीत रहे हैं, तो उससे क्या हमारे जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक मेडल शायद आपके शेल्फ में ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो नेशनल चैंपियन या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा करना है, ना कि आपके क्लब के प्लेयर्स या फिर स्टेट के प्लेयर्स या इंडिया के कुछ प्लेयर्स के साथ आप कैसे अपने आप को कंपेयर करते हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सक्सेस के लिए किसके साथ कंपैरिजन करते हो, दूसरों के साथ या अपने आप के साथ, जिसे हम गोल सेटिंग में गोल ओरिएंटेशन कहते हैं। क्या आप टास्क ओरिएंटेड हो, यानी आपको अच्छा करना है, या ईगो ओरिएंटेड हो, आपको दूसरों से अच्छा करना है। इसमें बहुत चीजें छुपी हुई है गणेश जी। कुछ लोगों को हार का डर होता है, तो कुछ लोगों को जीत का डर होता है। क्योंकि हार हार का जिनको डर होता है, उन्हें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होती है, और जो जिनको जीत की डर होती है, उन्हें किसी भी हालत में जीतना ही होता है। अब इन दोनों डरों की वजह से आपके मन में आने वाले विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। आपको आने वाले भावनाएं बहुत सारी नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में बदलाव और परफॉर्मेंस में बदलाव होता है। तो कोचेस को, पेरेंट्स को और बच्चों को गोल सेटिंग के ऊपर ध्यान देना है। मुझे जो अल्टीमेट गोल मुझे चाहिए, उसे आउटकम गोल कहते हैं। जो मुझे मिलेगा, जैसे जीत हो, मेडल हो, सिलेक्शन हो, ये आउटकम है, परफॉर्मेंस देने के बाद मिलता है। जो चीज मुझे उस आउटकम तक लेके जाएगी, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। मैं कैसा करता हूँ ये जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उस परफॉर्मेंस देने के लिए मुझे ऐसी छोटी छोटी कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे मुझे वो परफॉर्मेंस मैं दे सकता हूँ। ये 3 प्रकार के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में गोल्स होते हैं। जब हम बच्चों को ये गोल सिखाते हैं और उनसे रोज ट्रेनिंग में गोल सेटिंग करवाते हैं, स्लोली हार और जीत से उनका फोकस निकल के उनके खुद के परफॉर्मेंस और डेली छोटे छोटे गोल्स के ऊपर आता है। आपका जो सवाल है कि हार और जीत को कैसे हैंडल करें, या जीत जो हमारी नहीं है, किसी और की वजह से मिली है, वो सिर में ना जाए हवा, ये कैसे हैंडल करें, तो इसका यही सीक्रेट है कि बच्चों को अपने आप से बेहतर होने के लिए सिखाइए, प्रोसेस गोल सेट करके अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए सिखाइए। और ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, शायद मेडल विनिंग ना हो, लेकिन आपके स्तर को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, जो आगे जाके आपको बेस्ट बना सकता है। तो आई होप मैं कह पाई कि अगर आपको सक्सेस या फेलियर हैंडल करना है, तो गोल सेटिंग ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है जिससे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता मैडम जी कि आपने वो दोनों भी क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया। और मुझे गर्व है कि आज मलखाम कट्टा पे आए हुए दोनों भी अतिथि हर एक अपना जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप भी और अपूर्वा मैडम भी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सेशन अपना बहुत ही अच्छा है और लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा अगला सवाल अपूर्वा मैडम आपको है कि हमारा जो देश है, भारत देश, वो इतना अच्छा और इतने अच्छे अलग अलग त्योहारों से बड़ा भरा पड़ा हुआ है कि हर जैसे हमारा नेचर बदलता है, ऋतु बदलते हैं, इस तरह से हमारे अलग अलग त्योहार आते हैं, क्षण आते हैं, और उस तरह से अपना खाना भी होता है। तो हमारे देश का जो खाना जिस तरह से बदलता है, जैसे मुझे जैसे सूझ रहा है कि दिवाली में बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं, ऐसे खाना बनता है कि हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। या हम लोग होली में पूरन पोली बनाते हैं, या हम लोग संक्रांत या उसमें हम लोग तिलगुल बनाते हैं। तो ये सब चीज में आज खिलाड़ी घर में बनता है, तो वो त्योहार वो एंजॉय भी करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन इतना सिंपल है कि वो खाना जिस तरह से त्योहार में बनता है, उस खाना खाने से उनको बेनिफिट मिलता है कि उसमें उनका कुछ नुकसान होता है?
बहुत ही सही है। जैसे हम लोग भारत में हैं, बहुत अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग त्योहार होते हैं, और हम लोग की भारतीय जो खाद्य संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिच है। और जो बहुत सारी रेसिपीज है ना हम लोग के भारतीय रेसिपीज, वो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस में बने हैं। तो जब ये त्योहार होते हैं, जैसे दिवाली में बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाए जाते हैं, अलग अलग तीखे रेसिपीज भी होते हैं, चकली होता है, चिवड़ा होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेसिपीज होते हैं। होली में जैसे आपने बोला कि पूरण पोली वगैरह बनाए जाते हैं, तो अगर ये आप कॉम्बिनेशंस देखोगे ये सब पदार्थों का, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही पौष्टिक भी है। कि ऐसे नहीं कि बहुत कि जंक है और फास्ट फूड टाइप से, तो ऐसा नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस है, गुड क्वालिटी प्रोटीन देते हैं। और एक जो इमोशनल फैक्टर है, जैसे अमृता जी ने मैं बताया कि फूड और मूड इमोशनल फैक्टर है, और ये जो फूड है जो हम लोग के त्योहारों से जुड़े हैं, एक इमोशंस भी जुड़े हैं। तो ऐसा अगर अगर और ये घर पे भी बनाया गया है, ये जो रेसिपीज है अगर ये घर पे बनाए गए हैं, तो वो जो एक इमोशन लव के प्यार से बनाए गए, माँ ने बनाए गए और सालों से हम लोग ये खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खिलाड़ी ने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन अगेन मैं अगर बोलूंगी कितना खाना चाहिए, मॉडरेशन में कितना क्वांटिटी, वो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अगर आप बोलोगे प्लान वो अगर देंगे, तो वो भी देखा जाएगा कि ओके ये त्योहार आ रहा है, उसमें ये घर पे बनाया जाएगा। तो मुझे ये खाना है बहुत मुझे बहुत पसंद है। मोदक है, ओके, हम लोग मराठी में उकड़ी से मोदक बोलते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, वो बहुत ही पौष्टिक है। हर एक चीज जो त्योहारों के लिए या हर एक ऋतु में जो बनाई जाती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है। लेकिन कितना खाना चाहिए, अगर वो ज्यादा कैलोरी बहुत ही ज्यादा कैलोरीज है, तो वो कब खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए, तो वो भी आपके प्लान में वो न्यूट्रिशनिस्ट अकॉर्डिंगली डालेंगे कि आप वो फूड एंजॉय भी कर सकते हैं, और वो फूड आपके परफॉर्मेंस के लिए या आपके ओवरऑल डाइट में बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो मैं बोलूंगी कि ऐसा मत कीजिए कि अवॉइड कीजिए। वो अगर घर का खाना बना है, वो घर त्योहारों के है, तो वो एंजॉय कीजिए, त्योहार खाना भी एंजॉय कीजिए, लेकिन ओवरबोर्ड भी मत जाए कि मैंने अगर मोदक खाए तो बहुत 15-20 मोदक खाए, सही ऐसा भी सही मत। बात है, बहुत ही सही बात है। मॉडरेशन दिखा। अगर माँ बनाती है तो कोई छोड़ने वाला है नहीं, घर में बनता है तो खाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारा हमारा ऋतु है, हमारा हमारा त्योहार है, तो एंजॉय करो, फैमिली के साथ मजा करो, मस्ती करो, लेकिन जो भी खाओ थोड़ा लिमिट में खाओ। क्योंकि मैं थोड़ा मेरा जो खुद का जो स्टडी बोल रहा है कि जितना खिलाड़ी अच्छे लेवल पे खेलता है उतना ही उसकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी होती है। तो उसने कुछ भी थोड़ा सा खा लिया तो उसका वेट पुट ऑन हो जाता है, या उसको कुछ अलग होता है चीज, क्योंकि वो जितना खाता है उतना वो हजम भी करता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से बोलो कि खाओ, बनाओ, त्योहार में अच्छे से चीजें बनाओ, और मलखाम कट्टा को भी भेजो, हम लोग भी खाएंगे आपके साथ। अभी तो हम लोग नहीं खेल रहे, पेट भर के खा सकते हैं। अमृता मैडम, आपको अगला सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो मलखम खिलाड़ियों को बहुत बोलते हैं ना कि उनके परफॉर्मेंस अप डाउन के लिए कभी कभी बहुत हेल्प होता है। तो खिलाड़ी जब भी खेलता है, मतलब वो कंपटीशन में जाता है, तो आजू बाजू जो उसके पेरेंट्स है, उसके कोचेस है, उसके जो साथी खिलाड़ी है, वो बहुत उसको चिल्लाते हैं, बहुत चेयरअप करते हैं, बहुत हल्ला हल्ला मोल होता है हमारे कंपटीशन में। जैसे बॉक्सिंग में जाते हैं, देखा ना कि उसको बहुत चिल्लाते रहते हैं, जैसे वो पंप अप होता है, वो पंप अप होता है, वो चार्ज होता है, वो मारते रहता है। वैसे मलखाम में भी होता है, उसमें कुछ कॉम्पैक्ट गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम है, लेकिन इसमें भी बहुत चिल्लाना पड़ता है, उसका परफॉर्मेंस आता है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये सब चिल्लाने से परफॉर्मेंस जो देते हैं, उससे अच्छा उसको अगर उसको चैलेंज दिया कि जाके परफॉर्मेंस अच्छा करके आ, लास्ट कंपटीशन से तेरा परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, ये चैलेंज से परफॉर्मेंस लेके आना और चिल्ला के लेके आने में डिफरेंस है, ऐसा मुझे लगता है। अगर खिलाड़ी को अगर हम लोग को लॉन्ग टर्म लेके जाना होगा, बोलते हैं ना, उसकी अगर लाइफ ज्यादा खेल में गुड परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म पे रखनी है, तो मुझे लगता है कि उसको वो चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं तो पूरे परिवार और पूरे खिलाड़ी को जिंदगी भर साथ में लेके घूमना पड़ेगा और उसके पीछे चिल्लाना पड़ेगा। तो आपकी राय इसके बारे में क्या है?
ओके ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है गणेश जी। ये रिलेटेड है मोटिवेशन से। हाँ, आप क्यों चिल्लाते हैं, क्यों एनकरेज करते हैं? ताकि एक एथलीट में जोश भर सके और वो अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन यही सबसे बड़ा घातक भी हो सकता है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब एथलीट प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो कितने जन उन्हें मोटिवेट करते हैं? कुछ ज्यादा लोग नहीं करते, वो तो अपना प्रैक्टिस करते रहता है। बराबर है, आपने अगर बहुत सही सही मुद्दा उठाया ये कि बहुत प्रैक्टिस, बहुत अच्छा पकड़ा है मैंने, देखिए प्रैक्टिस का आप। माहौल अलग होता है और बोलते हैं ना कि कंपटीशन का माहौल अलग होता है, और ऐसे नहीं चलता है। प्रैक्टिस के टाइम बहुत शांत होता है, सब लोग फोकस करते हैं, बहुत कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन जो जोश बोलते हैं ना, जो चिल्लाना और जिस तरह से माहौल होता है वो कंपटीशन में ही होता है। तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जी जिस तरह से आप लिंक जी किया है। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि काफी लोगों को ऐसे लगता है कि मोटिवेशनल पेप टॉक देने से या फिर ऐसे चिल्लाने से एथलीट को मदद होती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस अच्छा दे पाता है। लेकिन इसके विपरीत स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि जितना आपका, जैसा आपका माहौल प्रैक्टिस में होता है, वैसा ही माहौल आपको आपके कंपटीशन में रखने की कोशिश करनी है, जिससे आप प्रैक्टिस जैसा अच्छा परफॉर्मेंस कंपटीशन में दे पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो उनके कोचेस और पेरेंट्स कहते हैं कि ये प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन कंपटीशन में नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर होता है जो प्रैक्टिस में नहीं होता, कंपटीशन में होता है। क्योंकि कंपटीशन में हार या जीत बहुत मायने रखती है। प्रैक्टिस में अगर आप वो सेट अच्छा कर पाओ या नहीं पाओ, इससे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको और एक मौका मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। प्रैक्टिस में ऐसा होता है लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेशर आता है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एनर्जी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी लोगों को मोटिवेशन देके वो अच्छा करते हैं ऐसा नहीं है। काफी बार आपके एनकरेजमेंट की वजह से डर पैदा हो सकता है उस एथलीट में कि अब तो मुझे अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके विचार अफेक्ट हो जाते हैं, उसकी भावनाएं अफेक्ट हो जाती है, फिर उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। जो आप चाहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा वो करके आता है। फिर आप कहते हो अरे इतने जन आपको बोल रहे थे फिर भी आपने इतना अच्छा नहीं कर पाए आप। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक एथलीट को इंडिविजुअली अपना परफेक्ट ऑप्टिमल जोन, अच्छा परफॉर्मेंस का फाइंड करना होता है। हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनको मदद करते हैं, कोचेस और पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि कैसे मेंटली उस एथलीट को उस परफेक्ट जोन में आने की वो प्रैक्टिस देते हैं, जिसमें वो अपने आप से बात करते हैं। दूसरों की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सेल्फ टॉक करके अपने आप से कैसे बात करते हैं, अपने आप को कैसे पैपअप करते हैं, अपने आप का फोकस कैसे अच्छा रखते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करते हैं, खुद को कैसे रिलैक्स रखते हैं, फिर भी वो एक फायर होता है जीतने का। ये सब कुछ एक खिलाड़ी अपने आप से कर सकता है। आपने जो आखिरी चीज कही थी कि कहाँ कहाँ लेके जाएंगे सबको एनकरेज करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, लोगों के एनकरेज करने की जरूरत नहीं होती। एक खिलाड़ी को अपने आप को एनकरेज कर सकता है ये खिलाड़ी अपने सेल्फ टॉक से। उसी के विपरीत अगर ऐसा एनकरेजमेंट एक एथलीट को डिस्ट्रैक्शन लगे तो ये भी उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने आप को रोक के इंटरनल फोकस करके अपने सेल्फ टॉक से अपना प्रोसेस अचीव करना है, ये डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन में सिखाया जाता है। तो मेरा एक ही कहना है कि हमें कोचेस और पेरेंट्स को ये कोशिश करनी है कि जैसा माहौल प्रैक्टिस में होता है वैसा ही कंपटीशन में रखना है। जितना एथलीट अपने आप के माहौल में रहेगा उतना अच्छा करेगा। ये पेप टॉक या मोटिवेशन से परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद या बजाय खराब हो सकता है। तो ये एक टिप है, मोटिवेशनल पेप टॉक इज, हम भी मोटिवेशनल पेप टॉक नहीं करते। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट प्री कंपटीशन एथलीट को जितना शांत रख पाए, जितने कम थॉट्स आए, कि जितने इमोशंस स्टेडी हो, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये चीयरिंग और जो चीजें हैं ये कम करनी चाहिए। उस एथलीट को अच्छा वार्म अप, जैसे फिजिकल वार्म अप होता है वैसे ही हम मेंटल वार्म अप सिखाते हैं, जिससे वो अपने अच्छे के अच्छे परफॉर्मेंस जोन में आए और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। सो आई होप बहुत ही अच्छे से, यस, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलते हो सही बोलते हो। आप अभी मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे मुझे एक अलग लेक्चर रखना पड़ेगा मलखाम कट्टा के द्वारा, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए मुझे अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों ही
और आप दोनों भी, मुझे वापस लगता है कि मैं जब भी बुलाऊंगा तभी हमारे मलखाम खिलाड़ी को मार्गदर्शन के लिए हमारे इस मलखाम कट्टा यूट्यूब चैनल माध्यम पे आप आओगे। मैं हक से आपको बुलाऊंगा। मैं अगला क्वेश्चन, अभी हम लोग थोड़े अभी एंड तक हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग 1 घंटे के ऊपर बात कर चुके हैं। जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि मलखाम कट्टा ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, जितना बात करो उतना, बोलते हैं ना कि नॉलेज आते रहेगा और लोगों को उसमें जानकारी मिलती रहेगी। अपूर्वा मैडम, मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने मजाक मजाक में बोल दिया कि हम लोग प्रैक्टिस के बाद रुकते थे, फिर गप्पे लड़ाते थे, तो उस चीज में होता तो क्या था कि भले ही तभी खाना या टिफिन शायद बच्चे लोग नहीं लेते रहेंगे, लेकिन हाथ में पानी का बोतल रहता था, तो बच्चे लोग सिप ऑफ सिप पानी पीते थे। तो उस प्रैक्टिस के बाद वो लोग इतना पानी पी लेते हैं कि शायद घर पे जाने के बाद उनको भूख ही नहीं लगती है। तो मुझे आपके माध्यम से ये बच्चों को बताना है कि जैसे प्रैक्टिस खत्म होती है तो बच्चे लोग, जैसे कि दिन में हम लोग को 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत है, वो तो अलग बात है, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ टायर्ड, तो वो लोग इमीडिएटली पानी जितना पीते हैं वो पीना चाहिए, उचित है या गलत है, और उसके वजह से उनके डाइजेशन सिस्टम पे या खाने पे कुछ असर होता है क्या? गणेश जी, मैं आपको ये जो पानी के आपने पूछा है कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तो हम न्यूट्रिशन साइंस में अलग हम लोग इसके लिए हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी ऐसा बोलते हैं। एक अलग से हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है एथलीट के लिए। दिन भर में कितना उन्होंने पानी पीना चाहिए बॉडी वेट के उनके अनुसार, और अगर वो ज्यादा स्वेटिंग कर रहा है तो वो कितना पानी होना चाहिए, वो पानी में क्या मिलाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट या इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह सोल्यूशन वो होना चाहिए क्या। एक तो है कि दिन भर में इक्वली मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पानी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस के बाद मैंने 1 लीटर पानी पिया तो मेरा दिन भर का, सुबह 1 लीटर मैंने पी लिया और प्रैक्टिस के बाद 1 लीटर पी लिया तो हो गया मेरा 2 लीटर, ऐसा नहीं है। दिन भर में वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पानी। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, प्रैक्टिस के पहले भी वो एथलीट या खिलाड़ी हाइड्रेटेड होना चाहिए। हाइड्रेटेड होके उसका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। अगर वो पानी की मात्रा परफॉर्मेंस की या प्रैक्टिस के पहले पानी की मात्रा शरीर में अगर कम है तो वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में खिलाड़ी प्रैक्टिस करेगा या फिर कंपटीशन में सेट निकालेगा तो क्या होगा, इंजरीज के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, रिकवरी भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। अगर वो प्रैक्टिस के दौरान वो जल्दी थकावट भी उसको महसूस होगी। तो वो प्रैक्टिस के पहले भी आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप उन्होंने आधा लीटर पानी पिया। फिर प्रैक्टिस के दौरान हर 15-20 मिनट में वो 2-3 सिप्स पानी पी के ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पानी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे और फिर प्रैक्टिस के बाद में आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो वो भी बात गलत है। वो स्प्रेड आउट होना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान हर 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़े जैसे 1 गिलास पानी उन्होंने पीना चाहिए। और फिर प्रैक्टिस के बाद में भी ज्यादा भी पानी नहीं, आधा लीटर तक पानी वो पी सकते हैं, वो भी स्पेस आउट करने में। हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस के बाद 1-2 घंटे में उन्होंने 1 लीटर तक पानी पीना चाहिए, लेकिन वो स्पेस आउट करके। एक ही टाइम में बैठी हूँ और बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो ऐसा नहीं है। अगर वो एक ही टाइम पे पी लेते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर पेट फुल हो जाएगा, और फिर वो अगर जो मैंने बोला रिकवरी का जो खाना है वो नहीं खा पाएंगे, और फिर वो रिकवरी प्रोसेस भी उनका कहीं तो अफेक्ट हो सकता है। तो वो उन्होंने 1 गिलास पानी के साथ में भी खाना खाया है और रिकवरी फूड खाया है, और फिर बाद में फिर से 1 गिलास पानी, ऐसे वो 2-3 घंटे में 1 लीटर पानी फिनिश कर सकते हैं एक ही टाइम पीने से। अलावा ये स्पेस आउट कर सकते हैं पानी। तो वो एक हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी बॉडी वो आपको भी प्लान करनी पड़ती है। और जैसे अमृता जी ने भी बताया, जो भी चीजें हैं वो करनी है प्रैक्टिस के दौरान, एक्सपेरिमेंट करना है आपको। और एक और मैं बात आपको बताती हूँ, जैसे आपने भी बीच में ये खिलाड़ी के बारे में बताया कि डाइजेशन सिस्टम
खिलाड़ी को अच्छा होता है। और स्पेसिफिकली मलखम्ब में भी जैसे मैंने बोला हर एक बॉडी पार्ट यूटिलाइज होता है, तो वो सिस्टम्स भी, हर एक सिस्टम्स भी हम लोग के यूटिलाइज होते हैं, बेनिफिट होता है उसके लिए। तो एथलीट ये भी कर सकता है कि पानी ज्यादा, एक टाइम पे भी ज्यादा पानी पीने का प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो एक टाइम अगर पानी ज्यादा पी रहे, ज्यादा मतलब बहुत भी ज्यादा नहीं, ज्यादा पी के वो ट्रेनिंग करके वो प्रैक्टिस, वो एब्जॉर्प्शन, जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेन करना पड़ता है उसके स्टमक को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और अकॉर्डिंगली वो कंपटीशन के टाइम पे भी थोड़ा बहुत वो इमिटेट करना पड़ता है। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट आप कंपटीशन के दौरान नहीं करोगे, खाने के बारे में भी और पानी के बारे में भी। तो ये पूरा आपको ट्रेन करना पड़ता है। आपका जैसे आप स्किल ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ट्रेन करना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। आपने बहुत ही अच्छे और सिंपल भाषा में बताया है। और पानी बोला ना, पानी के सिवा तो कोई जी नहीं सकता है, कोई भी पंछी हो या कोई भी तो आज इसका इम्पोर्टेंट अपने लिए बहुत है। और आपने जिससे बोला कि हम लोग को उसकी आदत होनी चाहिए, एक ही बार पी लिया ऐसे नहीं। जैसे कि आज कोई किसी ने मटका बना लिया मिट्टी का, 10 लीटर पानी उसमें रह सकता है, तो पानी डाल दिया तो वो मटका रह नहीं पाएगा, वो पिघल जाएगा। उसको भट्टी में तपाना पड़ता है, उसको पक्का बनाना पड़ता है। उसी तरह से अपने शरीर को अपना प्रैक्टिस कर करके हम लोग को, जैसे मटके को भट्टी में तपाते हैं, उसको हम लोग शरीर को उस तरह से रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद ही हम ये सब चीज अच्छे से लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। और ये दोनों भी आज आए हुए हस्ती है, जो भी मान्यवर है, अमृता मैडम और पूर्वा मैडम, ये हमारा परफॉर्मेंस के साथ हम लोग को आगे अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से हम लोग जी सके, आगे हम लोग को कुछ इंजरी ना हो, ना ही कुछ हम लोग को मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकली कुछ हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो। इसके लिए भी हम लोग को अच्छे से वो लोग गाइड कर रहे हैं। अमृता मैडम, मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं विश्वराज बाम सर को बहुत बात एक दो बार मिला हूं, अभी वो हमारे में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी हम लोग को बताते थे, मैं दो बार मिला था, कि मलखाम में क्या होता था कि प्रिपरेशन कर, मतलब सोचते थे कि मेरी ये गलती हुई है, मुझे ये गलती हुई है, मुझे ये गलती नहीं करनी है। मतलब गलतियों के बारे में ही सोचते रहते हैं बच्चे लोग कि मैं ये गलती सुधार सकूं। लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स वही गलती बार बार दोहराते हैं, वही गलती उनसे बार बार रिपीट होती है। तो ये गलतियों के बारे में सोचना मुझे पता है उचित नहीं है, लेकिन आप अगर बच्चों को मार्गदर्शन करें तो बहुत बेटर रहेगा। बिल्कुल। साइकोलॉजी विषय ही ये है कि हम नेगेटिव चीजों के ऊपर काम करें, लेकिन आज समय बदल गया है और वैसे ही साइकोलॉजी का रूप भी बदल गया है। आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। हम अगर गलतियों के बारे में बात करें तो गलतियों के इर्द गिर्द घूमते हम और ज्यादा गलतियों को एम्फोसिस करते हैं, महत्व देते हैं और ज्यादा गलतियां करने के लिए मजबूर होते हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगी कि ह्यूमन माइंड जो है ये नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा याद रखता है पॉजिटिव चीजों से। सिंपल याद कीजिए कि हम जब स्कूल में थे और हम एग्जाम लिखते थे तो टीचर कहती थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखिए, यहाँ पर ABC लिखिए, यहाँ पर 1 2 3 लिखिए, लेकिन हम बिल्कुल उल्टा करके आते थे। क्यों? क्योंकि जो चीज नहीं करने के लिए कही है ये हम वही करते थे। वैसा ही मन का है, जो कोच नहीं करने के लिए कहते हैं वो माइंड ज्यादा रजिस्टर करता है। इसके लिए ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको आपकी लैंग्वेज चेंज करनी है। क्या नहीं करना है, इससे ज्यादा क्या करना है, उस प्रोसेस को हमारे कम्युनिकेशन में लाना है। जैसे कोच ऐसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन एक बच्चे के साथ रखेगा, वैसे ही एक एथलीट अपने आप के साथ भी वैसे ही सेल्फ टॉक करेंगे, जिसे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। जैसे जैसे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे उसका भावनाओं के ऊपर, विचारों भावनाओं के ऊपर और भावनाओं का परफॉर्मेंस के ऊपर असर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि गलतियों के बारे में कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो गलतियों का जितना परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होता, उससे ज्यादा उस गलती के बारे में हमने क्या सोचा है इसका होता है। इस गलती की वजह से हम अगली बार भी गलती करेंगे, ये हमारे मन में जो विचार आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके लिए हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं खिलाड़ी को, वो इसी की वजह से है कि एक गलती जो होती है वो गलती वो हमेशा याद रखते हैं।
पिछली बार ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, यानी पास्ट से रेफरेंस लेते हैं और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं, और इसी से गलतियां बढ़ती जाती है। अब हमें फोकस चेंज करना है, हमें फोकस गलती से हटा के वो गलती क्यों हुई है उससे सीख लेकर हमारा नया प्रोसेस बनाना है और उसके ऊपर फोकस करना है, जिससे हम ये गलती वापस ना करें। गलतियों के बारे में सोच के हम गलती इम्प्रूव नहीं कर सकते, उससे सीख के आगे बढ़ना ये जरूरी है। इसको हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि हमें हर हार ऐसी चीजें सिखा के जाती है जो जीत भी नहीं सिखाती। मैं खुद कह सकती हूँ कि जो मेरे हारों से सीखा है, ये मेरी जीत मुझे नहीं सिखा पाई थी। तो हर गलती आपको एक बेहतर एथलीट बना रही है, तो आप इस गलती को एक अपॉर्चुनिटी करके यूज कीजिए। उससे क्या सीखते हो, ये सीख कर आपके प्रैक्टिस में उसे प्रोसेस में लाइए अपने, और अच्छी प्रोसेस करके अगली बार फोकस गलती के ऊपर नहीं अपने प्रोसेस के ऊपर रखिए, आपका जरूर परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। गणेश जी, बहुत ही अच्छे से बताया। जैसे बोलते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अभी मैं बहुत फिल्मी हो रहा हूँ आज ये सेशन में, मुझे पता नहीं, लेकिन आज बोलते हैं ना कि बच्चों को जो लैंग्वेज समझती है उसी लैंग्वेज में अगर हम लोग बताए तो शायद बच्चे लोग जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, जल्दी सीखते हैं। मैं अपने पूरे सेशन में इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया, लॉकडाउन का, कोरोना का, क्योंकि हमारा जो मेन जो है कि हमारा माहौल अच्छा होना चाहिए, वो तो बाहर चल रहा है। यस, हम लोग सब लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, हम लोग हमारे खुद की सब लोग उस तरह से हम लोग प्रिकॉशन भी ले रहे। तो उसी को दिमाग में रख के मैं अमृता मैडम को एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो प्रैक्टिस सब जगह पे बंद है, तो सब लोग अभी जिस तरह से शैडो प्रैक्टिस होती है वैसे ही मलखा में अभी प्रिपरेशन होता है। हम हमारे ही सेट का, हमारे ही परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बार बार चिंतन करते हैं, सोचते हैं और परफॉर्मेंस हमारे मन में लाते हैं। हम लोग उसको आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग हमारे सिंपल लैंग्वेज में प्रिपरेशन बोलते हैं या अध्ययन बोल सकते हैं। तो ये अध्ययन करना उचित है कि नहीं है, कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके साथ वो कितने बार करना चाहिए, उसका कितना क्वांटिटी होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे लोग उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में अगर मार्गदर्शन करें, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है इस खिलाड़ी को कि आगे जाने के लिए किस तरह से कर सके। बहुत अच्छा सवाल पूछा गणेश जी आपने। आपने कोरोना लॉकडाउन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, ये अच्छी बात है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि क्योंकि हम इतनी नेगेटिविटी में हैं, कहीं ना कहीं मलखाम कट्टा की वजह से हम एक पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं और पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं। अब बहुत अच्छे सेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफी सारे लिए, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कि कैसे जग भर के हर एथलीट की बॉडी अफेक्ट होने वाली है इस ट्रेनिंग स्टॉप होने की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि बस हम ही ट्रेनिंग नहीं कर रहे, पूरे जग में हर एथलीट अफेक्टेड है, तो कोई गिल्ट या बुरा लगने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए फिजिकल फिटनेस, आपका टेक्निकल मलखाम का ट्रेनिंग, आपका टैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कब क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, मेंटल ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन और रेस्ट और रिकवरी, ये 6 चीजें हैं। तो आप अभी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो, टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आज आप 10 बार खा रहे हो, जिसका आपके शरीर के ऊपर असर हो सकता है। तो अच्छे से अच्छा समय आप अपने शरीर को जानने के लिए, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये जानने के लिए, आपकी रिकवरी, आप कैसे शेड्यूल फॉलो कर सकते हो जिसमें आपकी स्लीप, आपके ट्रेनिंग और आपका दिन अच्छे से रूटीन में हो, ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो बस क्योंकि आप फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, इसका टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। एक खिलाड़ी सिर्फ टेक्निक से आगे जा सकता है ऐसा नहीं है, ये सब कंपोनेंट जरूरी है। दूसरी चीज जो आपने कहा, उसे हम साइकोलॉजी के लैंग्वेज में विजुअलाइजेशन कहते हैं। जो चीज हमें करनी होती है, जो चीज हमें चाहिए होती है, वो पहले हम अपने मन की आंख से देखते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक आइसक्रीम कहूँ तो आपके मन में एक आइसक्रीम का पिक्चर आ जाता है, मेमोरीज आ जाती है। तो अगर ऐसी चीज है तो कैसे हम इस ब्यूटीफुल क्वालिटी का परफॉर्मेंस के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपने मन की आंखों से
पहले हुई जो हुई है ऐसी कोई घटना उसे रिक्रिएट करना, या फिर जो नहीं हुई है जो आप करना चाहते हो उससे तैयार करना, क्रिएट करना। जैसे आप अगर एक नेशनल मेडल जीतना चाहते हो तो एक नेशनल का माहौल पैदा करके आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हो और आपको गोल्ड मिला है, ये देखना यानी विजुअलाइजेशन है। या फिर आपने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले दिया था, उसे वापस याद करके वो जीना, इसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। छोटे छोटे टेक्निक्स को याद करके उस प्रोसेस को करना, इसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी मन के आंख से की हुई ये जो विजुअलाइजेशन है, ये शरीर नहीं जानता सही है या एक्चुअल में हो रही है या नहीं। और इसी की वजह से आप अगर विजुअलाइज भी करोगे तो भी आपके दिमाग के वो ही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जैसे आप एक्चुअल इवेंट करते हो तब या प्रैक्टिस करते हो तब होते हैं। तो आप विजुअलाइजेशन से आपके मन और बॉडी को वो ही इम्पैक्ट दे सकते हो जो आप एक्चुअल ट्रेनिंग से दे रहे थे, विच इज द बेस्ट थिंग ऑफ विजुअलाइजेशन। काफी बार ऐसा होता है कि लोग, हर कोई विजुअलाइज नहीं कर सकता, उन्हें सब अंधेरा दिखता है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे लोग कुछ प्रॉप्स का उपयोग करके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ लोग अपने खुद के ओपन आई से, यानी आंखें ओपन रख के विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस देख के उसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने आइडल का परफॉर्मेंस देख के उसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं। आपको जो भी चीज विजुअलाइज करनी है, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या क्या चीजें दिखती है, क्या क्या सुनाई देती है, कौन सा सुगंध स्मेल होता है, क्या टेस्ट आपको फील करते हो आप, और कैसे स्किन को टच महसूस करते हो, इन 5 सेंसेस का आपको इन्वॉल्वमेंट करना है, जिससे आपका विजुअलाइजेशन और ज्यादा बेहतरीन हो सके। जितना आपका विजुअल इमेज क्लियर होगा उतना आपको उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब ये कितना टाइम करना है, तो ये लगभग 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप कर सकते हो। और हर विजुअलाइजेशन का अलग अलग महत्व होता है। मोटिवेट करने वाला विजुअलाइजेशन अलग होता है, परफेक्शन का विजुअलाइजेशन अलग होता है, या फिर रिलैक्सेशन का विजुअलाइजेशन अलग होता है। आज कोरोना की वजह से इतनी नेगेटिविटी है कि अगर हम सोने के टाइम रिलैक्स्ड विजुअलाइज करें कि हम एक हिल स्टेशन पे हैं, हम उस हिल स्टेशन पे निसर्ग का आनंद ले रहे हैं, आप ठंडी हवा, बादल, पक्षी, इनका अगर महसूस करें उन चीजों को, और आप रिलैक्स फील करें, ऐसा महसूस करें, तो आपको एक बहुत अच्छी नींद लग सकती है। तो विजुअलाइजेशन का सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड इम्पैक्ट नहीं है, आपके पूरी जिंदगी के लिए उसका इम्पैक्ट हो सकता है, और ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। आई होप मैं आपको बता पाई कि विजुअलाइजेशन सिर्फ जरूरी नहीं है, वो अगर आप करो तो वो एक वरदान हो सकता है। और ये कोरोना के सिचुएशन में तो प्रूव हो गया है कि अगर आप इसका उपयोग करो तो आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर रहे। सही बात है। और जिस तरह से आप मुझे निसर्ग की अच्छे क्लाइमेट में अभी बात करते करते लेके गए, शायद मैं अभी और थोड़ा टाइम बात करते तो मैं शायद सो जाता था। और ये जरूरी है, ये विजुअलाइजेशन जिस तरह से हम लोग, और यस हम लोग कंपटीशन को वक्त तो करते हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ का बहुत स्ट्रांग पार्ट है हर खिलाड़ी के लिए। लास्ट क्वेश्चन दोनों को साथ में पूछता हूं और फिर हम लोग ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि सब चीज हम लोग करते हैं। मेंटल प्रिपरेशन में अच्छे से कर लिया मैंने, अमृता मैडम से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे मैंने अच्छे से लेसन्स भी कर लिया, सब कर लिया, या मैंने न्यूट्रिशन अच्छे से कर लिया, जितना भी जरूरी है सब कर लिया। लेकिन थोड़ा ना मलखाम हमारा खेल इतना अच्छे लेवल पे जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि कंपटीशन के टाइम में हम लोग को कुछ कमतरता होती है। जैसे कि हम लोग को खाने में जिस तरह से हम लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग कंपटीशन के 2-3 दिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं स्टेट नेशनल के टाइम, वहां पे हम लोग उस तरह से का फूड फैसिलिटी शायद नहीं मिलती है, या बहुत दूर होने के कारण, वहां पे मार्केट नहीं होने के कारण हम लोग कुछ चीज ला नहीं सकते। तो ऑर्गेनाइजर या हम लोग उनको आपके माध्यम से क्या मैसेज दे सके? अपूर्वा मैडम, ये आपको क्वेश्चन है, और उसी को ज्वाइन करके अमृता मैडम आपको भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वहां की जो फैसिलिटीज होती है, कभी कभी पानी नहीं होता है या कभी कभी ठंडा पानी होता है तो बच्चे लोग नहाते नहीं है, या वहां पे ठीक से सोने की व्यवस्था ऊंच नीच होती है। अभी होगी ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन इस चीज में बच्चे लोग बहुत निगेटिव सोचना चालू करते हैं, फिर उनको वो लोग सोते नहीं रात भर और टेंशन लेते हैं और उसी चीज पे चर्चा करते रहते हैं, और उसका पूरा इफेक्ट बच्चे के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे होता है।
तो ये जो है कि कंपटीशन के दौरान जो चीज होती है, तो अपूर्वा मैडम आप पहले कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि कम से कम खर्चे में हम लोग अच्छे से बच्चों को खाना कैसे दें? अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं दो बात बताना चाहती हूँ। एक तो जब आप खाने के विषय पे हम लोग बोलते हैं, तो एक तो एथलीट के द्वारा एक उनका जैसे खुद का एथलीट का एक कॉस्ट्यूम होता है, वो कैरी करता है, फिर बैंडेजेस जो भी उसको जो सेफ्टी के लिए जो भी लगता है वो कैरी करता है, खुद का एक फर्स्ट एड किट भी होता है। वैसे ही मैं बोलना चाहूंगी कि एथलीट ने खुद का एक फूड किट भी बनाना चाहिए। फूड किट मतलब बहुत ज्यादा कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली प्रैक्टिस के डेज में जो भी प्लान किया हुआ न्यूट्रिशन है उसका, उस चीजों में अगर वो कुछ कैरी कर सकते हैं, ड्राई चीजें हो जो कैरी करके एक छोटा सा पैकेट 2-3 दिन उसको कुछ लगने वाला है वो अगर कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो दूध पी रहा है प्रैक्टिस के दौरान ट्रेनिंग डेज में, तो दूध मिल्क पाउडर आती है, तो वो मिल्क पाउडर कैरी कर सकते हैं। अभी वो मिल्क पाउडर ट्रेनिंग के दौरान भी उसको पीना पड़ेगा, क्योंकि नॉट नेसेसरी वो नॉर्मल दूध की टेस्ट और मिल्क पाउडर से बना हुआ दूध थोड़ा टेस्ट अलग हो जाती है, फिर आपका चेंज होता है कंपटीशन के दिन। तो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी ये चीजें, आप प्रैक्टिस के दौरान क्या खाना पसंद करोगे खुद जो आपने कैरी किया है, तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एथलीट को ध्यान रखना पड़ेगा कि चिक्की है या फिर चना है, सिंगदाना है, या फिर कुछ थोड़े से घर में पौष्टिक लड्डू बनाए हैं। थोड़ा सा वो फूड किट अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के प्लान कीजिए कि जो दिन में ट्रेनिंग के दौरान वो खाते हैं, वो कुछ चीजें क्या क्या कैरी कर सकते हैं कंपटीशन के दौरान। तो वो अगर फेमिलियर चीजें उसके परफॉर्मेंस के पहले या परफॉर्मेंस के बाद अगर वो उन्होंने खा लिया, खिलाड़ी ने खा लिया, तो वो थोड़ा परफॉर्मेंस पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्मेंस के पहले खाता था वो ही कंपटीशन के दौरान उसने खाया है और परफॉर्मेंस किया है। तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो कनेक्शन है मेंटली भी और फिजिकली भी, वो उसको सेम बेनिफिट कंपटीशन के दौरान भी मिल सकता है, और वो ऑर्गेनाइजर्स पे या फिर मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सेकंड थिंग, ऑर्गेनाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी मैंने भी बहुत बार देखा है कि हम लोग के मलखम्ब के कॉम्पिटिशन्स आउटस्कर्ट्स में होते हैं, सिटी में नहीं होते हैं, मार्केट से कभी कभी दूर होते हैं, तो अवेलेबिलिटी भी एक इश्यू होता है। अगर फल मुझे खाना है, कभी कभी मैं कैरी नहीं कर पाती फल कंपटीशन के दौरान, लेकिन मुझे उधर से अगर मिलना है, मार्केट दूर है, तो मे बी एक तो ऑर्गेनाइजर्स कोलैबोरेटिव में वर्क करे, कोलैबोरेशन में वर्क करे, एक फूड कमेटी बना के कि उसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन है जो वो बता सकती है उनके बजट में, उनके खाने के बजट में क्या क्या न्यूट्रिशियस खाना, हेल्दी खाना वो प्लान कर सकते हैं केटरर के साथ मिलके, कि ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शन वो रख सकते हैं, लंच में क्या ऑप्शन रख सकते हैं, डिनर में क्या ऑप्शन रख सकते हैं, जिससे वो एथलीट को फायदा हो, वो थोड़ा सा सिमिलर टाइप का फूड हो जाए, ज्यादा ऑयली नहीं, ज्यादा स्पाइसी नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये खाने से भी एथलीट के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर वो अगेन परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हो सकता है। तो वो थोड़ा सा एक प्लान करके, प्री प्लान करके क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कौन से बजट के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स वो इंक्लूड कर सकते हैं, वो एक चीज। और दूसरी एक चीज, अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गेनाइजर्स ने एक फल वाला या गन्ने का जूस, जैसे गन्ने का जूस बहुत रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा है, वो गन्ने के जूस की गाड़ी, ऐसे अगर वो 3 दिन, 2 या 3 कंपटीशन के दौरान वो एरिना के बाहर वो स्टॉल अगर उनको लगा के दिया, चिक्की वाला या चने सिंह वाला या कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह है जो वो बहुत
फेमिलियर चीजें हैं, एथलीट प्रैक्टिस के दौरान भी कभी कभी वो खा सकते हैं, प्लान न्यूट्रिशन उसके प्लान में भी होता है। तो अगर ये जो फेमिलियर चीजें, जो हेल्दी चीजें, वो भी अगर ऑर्गेनाइजर्स ने ट्राई किया कि वो एटलीस्ट खाने में उनके केटरर्स थ्रू नहीं डाल सकते, लेकिन एटलीस्ट वो मार्केट से कोई फल वाला या जूस वाला ऐसे कुछ अगर स्टॉल्स लगाए, तो वो अवेलेबिलिटी का इशू जो है वो भी नहीं होगा और एथलीट को अच्छा हेल्दी खाना तुरंत उसको मिल सकता है। तो मेरी थोड़े से वो भी एक एडवाइस है ऑर्गेनाइजर्स, कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या फेडरेशन के, तो वो थोड़ा सा कोलैबोरेशन में, थोड़ा सा न्यूट्रिशन कंपटीशन के दौरान प्लान कैसे किया जाए, वो थोड़ा सा बैठ के एक टीम बना के भी हो सकता है। सही सही बात है, और बहुत ही आसान आपने इसमें बोले ना कि इसमें रास्ता दिखाया है और इजी रास्ता है। और इसमें क्या है कि उधर अगर कोई बेचने के लिए कोई हम लोग 4-5 जन आ जाते तो उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बच्चे लोग को तो बेनिफिट है ही, बोलते ना एक ही आंसर में आपने बहुत जन का भला कर दिया है, बच्चों का तो किया ही, लेकिन उसके साथ बहुत जनों को हम लोग ने वहां पे व्यवसाय का भी एक माध्यम हम लोग उपलब्ध कर दिया है, फैसिलिटी हम लोगों ने वहां पे दिया। अमृता मैडम, आपको भी क्वेश्चन मैंने उसको ज्वाइन पकड़ के पूछा था, आपको जी रिपीट करूं कि? नहीं, मुझे याद है उस प्रश्न। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाँ, हम इंडिया में रहते हैं, हर जगह पर जहाँ पर हमारी कंपटीशन होती है वहां पर हर सुविधा अच्छी ही होगी, ये एक्सपेक्टेशन ही हमें सबसे ज्यादा निराश करता है। तो बच्चों को पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार करना कि हर जगह अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं होगी, ये एक कोच, एक पालक का प्रिपरेशन का एक जरिया होना चाहिए। दूसरी चीज, आप किस चीज के ऊपर फोकस करते हो, ये बहुत जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। आप जिस जगह पर फोकस करते हो उस जगह पर एनर्जी फ्लो होती है। तो आप नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करोगे, फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल, तो एनर्जी भी वहीं पर जाएगी, नेगेटिव चीजों की ओर जाएगी। अगर आपने आपका अटेंशन फोकस शिफ्ट करके जो चीजें अवेलेबल है उसके ऊपर ध्यान देके मैं इसका कैसे उपयोग करूं, ये अगर कोशिश की, तो जरूर पॉजिटिविटी डेवलप करना आसान हो सकता है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खिलाड़ियों से कि वो 24 घंटा परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचे। तो स्वाभाविक है कि ऐसी चीजें उनके सोच को, उनके इमोशंस को अफेक्ट करेंगी, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है कंपटीशन के 1 घंटे पहले का समय। उस दौरान अगर आप वापस रीफोकस करके आपके प्रिपरेशन के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे पाए, तो पहले जो भी चीजें हुई है उसका असर परफॉर्मेंस के ऊपर कम होगा। तो प्री कंपटीशन आपका अटेंशन का किस चीज के ऊपर है, ये बहुत जरूरी है। तो 2 चीजें मैंने टिप दी है। एक, फैक्टर्स विद इन कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि रहने की चीजें या फिर खाने पीने की चीजें जो हम कुछ नहीं कर सकते उन चीजों के बारे में। ऐसी चीजें सिर्फ हमें नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट करेंगी। दूसरी चीज जो है, आप कितने भी डिस्टर्ब हो, 1 घंटे पहले आप उससे डिटैच होके आपके प्रिपरेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल ट्रेनिंग और आपका जो रूटीन है, जितना आप प्रैक्टिस में जैसे अपने आप को मेंटेन करते हो वैसे कर पाए, तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा होगा। तो ये 2 चीजें हैं। एक और टिप मैं देना चाहती हूँ, आपने चाय कॉफी के बारे में बोला था, मैं बहुत बताना चाहती हूँ कि हाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का मेंटल परफॉर्मेंस से बहुत इम्पैक्ट क्लोज नाता है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो, चाय कॉफी पी के जो आप डिहाइड्रेट होते हो या फिर कम पानी पीने से, उससे आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अफेक्ट होता है। एक खिलाड़ी के लिए कब क्या करना है, ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। और इसी के लिए ऐसे बुरे समय में ऐसी जब चीजें अफेक्टेड होती है, तब आप हाइड्रेटेड रहे, आप अच्छा खाए, आपकी नींद, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। सो आप फैक्टर्स विद इन कंट्रोल पे फोकस कीजिए और आपका प्रैक्टिस के दौरान जैसे आप प्रिपेयर करते हो वैसे कंपटीशन के 1 घंटे पहले प्रिपरेशन कीजिए। आप उन बाकी सब चीजों को भूल के आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। यस गणेश जी।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी थोड़ा कभी कभी मैं बीच बीच में कंफ्यूज हो रहा था कि इसमें स्पोर्ट न्यूट्रिशन कौन है या स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है, कि आप दोनों भी आज दोनों चीजें के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और अभी पता चले तो भी दोनों भी चीज, सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम लोग सब चीज का ठीक से अगर बैलेंस करें तो हमें बच्चों जो हमारा आज का जो मेन हमारा इंटेंशन है एक साथ आने का, कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, कोचेस को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन, और ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है खिलाड़ी के लिए, उसके बारे में सबको थोड़ा अवेयरनेस और जानकारी मिले। आपने छोटे 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 की देके बहुत सारे अच्छे कीज दिए हैं। कुछ चीजें मुझे भी पता नहीं थे, मुझे भी आपके माध्यम से मुझे आज मेरे भी नॉलेज में बहुत सारी बोलते ना कि बहुत सारा मुझे नॉलेज मिला है, और उसका मुझे बेनिफिट पक्का होगा। मैं अभी यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त करने जा रहा हूँ। मलखाम कट्टा श्री पार्लेश्वर व्यायाम शाला की तरफ से मैं आप दोनों का, अमृता देशमुख कारखानिस मैडम जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से मोटिवेट किया, और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके हम लोग को उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। और उसके साथ अपूर्वा सुरवे जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, जिन्होंने भी हम लोग को बहुत कुछ ऐसा काजू बादाम पिस्ता खाने को नहीं बताया, खाओ कुछ हमारे जो घर में बनता है वही खाओ, और परफॉर्मेंस किस तरह से हम लोग को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी, ताकि बच्चे लोग परफॉर्मेंस भी अच्छा करे और डिहाइड्रेट भी ना हो, उनको आगे की जिंदगी भी कैसे अच्छे से वो जी सके उसके बारे में जो जानकारी दी। मैं दोनों को भी हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर हम सच्ची में दोनों हाथ मिला के धन्यवाद बोलता था, दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता मैडम, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और जरूर आगे भी जुड़ेंगे और अच्छे काम करेंगे। थैंक यू। अपूर्वा मैडम। थैंक यू सो मच गणेश जी और श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला की पूरे टीम को मैं धन्यवाद बोलूंगी कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये मैनेज किया, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी कि ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्पेशली जो हम लोग के मलखाम कम्युनिटी है उसके लिए, कि न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है ओवरऑल स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, तो मैं भी अभी इस हमारे सत्र को समाप्ति करने से पहले थोड़ा अवेयरनेस करूंगा। श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो विचार है, हमारा इंटेंशन है कि मलखाम का विकास और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन, ये हम लोग इस माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मलखाम कट्टा के माध्यम से आप जैसे महान हस्तियों को, नॉलेजेबल लोगों को बुला के ज्यादा से ज्यादा मलखाम खिलाड़ियों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी कुछ चीज आएंगे यूट्यूब चैनल पे, जिसका मलखाम खिलाड़ी को 100% बेनिफिट होगा। वापस एक बार मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और हमारा यहाँ पे सत्र आज का सेशन समाप्त हुआ है ऐसा घोषित करता हूं।